हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो सीए इंटर की इस रिवीजन क्लास में जो आज हमारा टॉपिक है रिवीजन का, वो है ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 की क्लिपिंग ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं, वो आपको मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगी। इनफैक्ट ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, इसके प्लेलिस्ट में एक पीडीएफ डली होगी जिसमें सारे के सारे लिंक होंगे पिछली सारी रिवीजन वीडियो के, तो आप उसके थ्रू किसी भी रिवीजन वीडियो को चेक कर सकते हैं। फिलहाल आज हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं रिवीजन में, उसका नाम है ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। के अंदर आज हम कर रहे हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मतलब चाहे लैंड हो, बिल्डिंग हो, प्लांट एंड इक्विपमेंट हो, फर्नीचर फिक्सचर हो, व्हीकल्स हो, ऑफिस इक्विपमेंट हो, कंप्यूटर्स हो, इन सब का ऑडिट करने का तरीका क्या होता है। तो ऑडिट प्रोसीजर वुड बी एज फॉलो। इससे पहले कि आप इस प्रोसीजर को पढ़ें, जो कि आपके स्टडी मटेरियल में या फिर इस टाइम मेरे मटेरियल में जो दिया हुआ है, सबसे पहला सवाल जो आपके दिमाग में आना चाहिए वो क्या कि सर यही पीपीई कहीं ना कहीं हमने कैरो के अंदर भी किया है। याद आ रहा है, कैरो के अंदर भी किया था। हाँ, और दूसरी बात, अब आपको कुछ चीजें तो पता ही हैं, फॉर एग्जांपल एग्जिस्टेंस, राइट्स, ऑब्लिगेशन, वैल्यूएशन, ये सब चीजें तो पता ही हैं। तो फिर आपके पास बनाने के लिए वैसे कम मटेरियल नहीं है, आप जम के आइटम्स बना सकते हो, जम के वहां लिख सकते हो। मतलब बनाने के लिए अगर मुझसे पूछो कि आपके पास क्या कमी है, क्या नहीं, कमी नहीं है। तो जैसे मैंने रिवीजन क्लिप नंबर 1 के अंदर बताया प्रेजेंटेशन, बस उसी तरीके से इस टॉपिक का प्रेजेंटेशन करके आना है, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। फिलहाल इस टॉपिक को यहां पढ़वाने से पहले मैं आपको जरा कैरो की रिपोर्ट पे ले जाता हूं, और कैरो की रिपोर्ट पे जाके देखिएगा आपने पीपीई के लिए क्या पढ़ा है। कैरो रिपोर्ट, whether the company is maintaining proper records showing full particulars including quantitative detail and situation of the property plant and equipment। ये भी तो ऑडिटर को ही चेक करना है। तो एज इट इज ये पॉइंट पेल के आना है, समझ गए। whether the company is maintaining proper records showing full particular of the ये तो इंटेंजिबल के लिए हो गया क्या। और आगे आते हैं पीपीई के बारे में। कैरो में देखिए क्या है, whether these PPE have been physically verified by the management at the reasonable interval, whether any material discrepancy were noticed on such verification, whether the same have been properly dealt with in the books of accounts। यही तो लिखना है, वो थोड़ा ना प्रोसीजर कैरो के लिए अलग है वैसे अलग है, ऑडिटर तो सेम है। तो फिर थर्ड, whether the title deed of all the immovable property, अगर immovable property के बारे में पूछा है, नहीं तो PPE मतलब प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, जो भी लिखा हो उसके बारे में लिख लेना। डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर हेल्ड इन द नेम ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट, वेदर द कंपनी हैज रीवैल्यूड इट्स पीपीई और intangible assets or both during the year, and if so whether the revaluation is based on the valuation by the registered valuer, specify the amount of change if the change is 10% or more। ये परसेंटेज ध्यान रखना, अगर चेंज 10% से ज्यादा है तो फिर बताइए कि क्या चेंज हुआ है, कितना चेंज हुआ है, बताओ जी। कितने पॉइंट बन गए आपके? 4 पॉइंट बन चुके हैं। वैसे तो आपके पास और भी पॉइंट है। कंप्लीटनेस, ये प्लांट एंड मशीनरी कंपनी का राइट रिप्रेजेंट करती है, कंपनी हैज द राइट ओवर इट्स एसेट्स। इस प्लांट एंड मशीनरी में केवल हमने करंट ईयर की आइटम शो किए हैं। कट ऑफ, इट हैज बीन प्रॉपर्ली वैल्यूड, मतलब ये सारे पॉइंट बना सकते हो, बट फिर भी अब मैं कुछ और पार्टिकुलर पॉइंट्स भी, ये तो कैरो की रिपोर्ट हो गई, कैरो की रिपोर्ट में से हमने ढूंढ लिए जो पॉइंट हमने कैरो, क्योंकि कैरो की रिपोर्ट तो हमने पढ़ी है अच्छे से, तो अब कैरो की रिपोर्ट पढ़ी, उसमें से कुछ उठाया, कुछ आइटम्स हम अपने आप बना सकते हैं। वो जो अपना फॉर्मूला है जो मैंने रिवीजन क्लास नंबर 1 के भी अंदर समझाया है। कुछ और मैं स्पेसिफिक पॉइंट अब इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में भी जो है वो आपको यहां पर दिखा देता हूं। आपको जो पसंद आता है उसमें से भी वो पॉइंट भी मार्क कर लो, ताकि आपके एग्जाम में आप आराम से, अगर 4 या 6 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप आराम से पॉइंट बना सको, मतलब 7 या 8 पॉइंट एटलीस्ट आप बना सको। शुरू करें। शुरुआत बिल्कुल वही करनी है, सबसे पहले हेडिंग्स लिखने हैं, उनकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है। कट ऑफ, एक्सप्लेनेशन, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, एक्सप्लेनेशन, ये सब लिखने के बाद फिर ऑडिट प्रोसीजर उसके बारे में लिखना शुरू करना है। तो तरीका यही रखना है, प्लीज मेक श्योर तरीका यही रखना है, ठीक है जी। चलिए आइएगा, कहता है जी रिव्यू एंटिटीज प्लान फॉर परफॉर्मिंग द फिजिकल वेरिफिकेशन। ऑलरेडी हम कैरो के अंदर पढ़ चुके हैं ये। ऑब्टेन द फिजिकल वेरिफिकेशन रिपोर्ट और उसको रिकंसाइल कीजिए। ऑलरेडी हम ये भी रिपोर्ट के अंदर, कैरो के अंदर ही पढ़ चुके हैं, तो दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है।
फिर वेरीफाई द डिस्क्रिपेंसी, ये भी वहीं पे पढ़ चुके हैं, कोई दिक्कत करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, ये एमसीक्यू पर्पस से ऐसी चीजें आ सकती हैं, ये ब्लू में मार्क की है मैंने। फॉर एग्जाम्पल, एनी आइडेंटिफाइड शॉर्टेज ऑब्लिक एसेट नॉट इन द वर्किंग कंडीशन और एक्टिव यूज, यानी कि अगर कोई एसेट एक्टिव यूज में नहीं है, शुड बी अकाउंटेड फॉर एज अ डिलीशन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट पोस्ट अप्रूवल बाय द एंटिटीज मैनेजमेंट। अब ये बात ध्यान रखना, ये एमसीक्यू में ऐसी चीजें आ सकती हैं, ये यानी कि अगर कोई एसेट यूज में नहीं है, वर्किंग कंडीशन में नहीं है, तो आप उसे डिलीशन में ले जा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, बट पोस्ट अप्रूवल बाय द एंटिटीज मैनेजमेंट। ठीक है जी। और उसके बाद आप उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे। क्लियर है? बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, उसके बाद आप और क्या लिख सकते हैं? Whether the entity has charged depreciation on all the assets, ये पहला पॉइंट कंसीडर कर लीजिएगा। कैरो के पॉइंट्स के बाद ये पहला पॉइंट है आपके लिए, जिसे आप कंसीडर कर सकते हैं, मार्क करते जाइएगा अपने बुक वगैरह पर। हाँ जी, क्या एंटिटी ने डेप्रिसिएशन चार्ज किया ऑन ऑल द डेप्रिशिएबल एसेट, बट क्या कुछ ऐसी एसेट्स भी हो सकती है जो डेप्रिशिएबल ना हो? यस, फॉर एग्जांपल लैंड, तो उनके ऊपर तो डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी, तो ये लीजिए, ये पॉइंट मार्क कर लीजिएगा। ठीक है जी। आगे दूसरी बात, डेप्रिसिएशन का मेथड कौन सा यूज किया है भाई, आप कौन से जानते हैं? स्ट्रेट लाइन मेथड, डब्ल्यूडीवी मेथड, ये लिख सकते हो, या फिर इस पॉइंट को थोड़ा सा इलेबोरेट करके लिख सकते हो कि एसेस डेट द डेप्रिसिएशन मेथड जो भी यूज किया है रिफ्लेक्ट द पैटर्न। हम जब डेप्रिसिएशन का मेथड यूज करते हैं तो आपने डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग में पढ़ा था कि उसकी इकोनॉमिक लाइफ उस एसेट की देखते हैं, यूजेबल लाइफ देखते हैं, और उसके बाद नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड करते हैं, इसी तरीके से डेप्रिसिएशन निकालते हैं। तो एसेट्स डेट द डेप्रिसिएशन मेथड रिफ्लेक्ट द पैटर्न in which the assets future economic benefit are expected to be consumed by the entity। मतलब depreciation method reflect in the pattern in which the assets future economic benefits are expected to be consumed by the entity। अगर आप ये लाइन याद कर सकते हैं अच्छी बात है, नहीं यूज कर सकते तो केवल इतना लिखिएगा, assess the depreciation method being used whether straight line method और WDV method, बस इतना लिख दीजिएगा। फिर लाइन यूज कर सकते हैं, याद कर सकते हैं तो अच्छी बात है। आगे फिर उसके बाद और देखते हैं, और भी कोई पॉइंट बचा है क्या? मतलब 7-8 पॉइंट बनाने हैं, मेरे ख्याल से हो गए हैं ठीक ठाक। हाँ, उसके बाद AS28 इंपेयरमेंट ऑफ एसेट्स, एमसीक्यू पर्पस से खासकर ये पॉइंट ध्यान रखना, एमसीक्यू पर्पस से जरूर पूछा जा सकता है ये वाला पॉइंट। ऑडिटर शुड आल्सो वेरीफाई वेदर मैनेजमेंट हैज डन एन इम्पेयरमेंट असेसमेंट टू डिटरमाइन वेदर एन आइटम ऑफ द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इज इम्पेयर्ड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ AS28। ये एमसीक्यू पर्पस से पूछा जा सकता है कि इम्पेयरमेंट असेसमेंट के लिए मैनेजमेंट को क्या करना पड़ेगा। तो इंपेयरमेंट असेसमेंट के लिए ऑडिटर को भी चेक करना पड़ेगा कि वेदर द आइटम ऑफ द PPE इज इंपेयर्ड, क्या उसे इंपेयरमेंट किया गया है एज पर AS28। ध्यान रखना, यहां एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक इंपेयरमेंट होता है, ये पूछ सकता है एमसीक्यू में। तो बोलो जी, एक और पॉइंट आपके पास क्या बना? क्या मैनेजमेंट ने इंपेयरमेंट असेसमेंट किया है, और जो इंपेयरमेंट हुआ है PPE का, क्या वो एज पर द AS28 दैट इज इंपेयरमेंट ऑफ एसेट्स के अनुसार हुआ है कि नहीं? वेदर द मैनेजमेंट हैज डन एन इंपेयरमेंट असेसमेंट। अच्छा, क्या इंपेयर्ड एज पर द AS28 हुआ है कि नहीं? ठीक हो गई इतनी बात, बढ़ सकता हूं आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है वेरीफाई द मूवमेंट इन द PP, मतलब ओपनिंग बैलेंस प्लस परचेज जो एडिशन हुए माइनस जो रिमूव हो गए, और जो क्लोजिंग बैलेंस है, मतलब दिस इज कॉल्ड मूवमेंट इन द PPE शेड्यूल। हाँ जी, एसेट वाइज क्लासिफिकेशन करना है, लाइक बिल्डिंग का अलग, लाइक प्लांट एंड मशीनरी का अलग, सबका अलग। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं, इजी है, कोई मतलब क्या मुश्किल पॉइंट थोड़े ना है, ध्यान रखने वाला पॉइंट है। वेरीफाई द मूवमेंट इन द PPE शेड्यूल कंपाइल्ड बाय द मैनेजमेंट दैट इज ओपनिंग बैलेंस प्लस एडिशन माइनस डिलीशन, जिसकी हमने चर्चा की थी, इज इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस। तो फिर वेरीफाई द मूवमेंट, मेरे ख्याल से आपके पास 7-8 पॉइंट आराम से अब तक बन चुके होंगे। फिर टैली द क्लोजिंग बैलेंस टू द एंटिटीज बुक्स ऑफ अकाउंट्स। भाई नॉर्मल है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाले हैं क्या, ये पॉइंट हमें ध्यान नहीं रहेंगे क्या? कमाल कर दिया। तभी मैं कह रहा हूं ये क्लिपिंग जो है
इसकी रिवीजन क्लिपिंग आपने कम से कम 2 बार सुनना है। मैंने इसको पहली रिवीजन क्लिपिंग में भी नाम दिया, हनुमान चालीसा समझ के इसे पढ़ना, इसे सुनना, ठीक है ना। आगे फिर हाँ, फिर कहता है जी एक और पॉइंट देखो आपके पास मिल गया, एक और पॉइंट है आपके पास, अभी तो डिस्क्लोजर भी रह गया है। Tally the opening balances to the previous year's audited financial statement. For addition during the year under audit, obtain a listing of all the addition from the management. Point याद हो जाए, ठीक है, नहीं हो तो छोड़ देना। अगला पढ़ते हैं, बहुत सारा है यार। Verify and ensure that the items such as the spare parts, standby equipment and servicing equipment are recognized as, हाँ ये ध्यान रखना, ये MCQ पर्पस से रेलेवेंट है ये वाला पॉइंट। Verify and ensure that items such as the spare parts, स्टैंड बाय इक्विपमेंट जो कि मतलब संभाल के साइड बाय बैकअप के इक्विपमेंट्स हैं, एंड सर्विसिंग इक्विपमेंट की कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाए, कहीं कोई इंसिडेंट हो जाए तो वो बैकअप इंस्ट्रूमेंट काम आएंगे। स्पेयर पार्ट्स, स्टैंड बाय इक्विपमेंट एंड सर्विसिंग इक्विपमेंट आर रिकॉग्नाइज्ड एज अ पीपीई ओनली व्हेन दे आर हेल्ड फॉर मोर देन 1 पीरियड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ AS10। अब ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के अंदर आप ये रिक्वायरमेंट समझते होंगे कि ये जो होती हैं ये सारे के सारे पार्ट्स, क्या इसे पीपीई माना जा सकता है? यस, ओनली इफ दे आर हेल्ड फॉर मोर देन 1 पीरियड। ओनली इफ दे आर हेल्ड फॉर मोर देन 1 पीरियड तो इसे आप पीपीई मान सकते हो। ठीक हो गई थी बात। चलिए अगली बात, एक और MCQ से पर्पस से रेलेवेंट है, यहां पर ध्यान रखना ये बात। Ensure that entity is not recognizing the cost of day-to-day servicing। जो भी सर्विसिंग या रिपेयर कॉस्ट होती है वो पीपीई के अंदर इंक्लूड नहीं हो रही, मतलब उसे कैपिटलाइज नहीं कर रहे हो, तो इस बात का ध्यान रखना। एंटिटी इज नॉट रिकॉग्नाइजिंग कॉस्ट ऑफ डे टू डे सर्विसिंग एंड कैरिंग अमाउंट ऑफ एन आइटम ऑफ द पीपीई। ठीक है जी, तो मतलब पीपीई के ऊपर ऐड नहीं कर रहे, मतलब कैपिटलाइज नहीं कर रहे उस कॉस्ट को। और आगे बढ़िएगा, अब मेरे पास काफी अच्छे खासे पॉइंट हो चुके होंगे। आगे अगर ये पॉइंट याद कर सकते हो देख लेना। वेदर द पीपी एडिशन जो भी है परचेज किया होगा कोई भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, तो फिर अप्रूव्ड जो भी अथॉरिटी है उसकी अप्रूवल है कि नहीं। फॉर एग्जांपल अगर कंपनी मान लीजिए कोई नई एसेट परचेज कर रही है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या ऑडिट कमेटी का कोई अप्रूवल तो होगा, तो फिर इसलिए। नेक्स्ट पॉइंट, राइट एंड ऑब्लिगेशन। हाँ जी, ऑलरेडी वैसे हम कर चुके हैं ये पॉइंट, कैरो के अंदर पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ऑडिटर पीपी इनवॉइसेस आर इन द नेम ऑफ एंटिटी एंड एंटिटी का लीगल ओनरशिप है, ये कैरो के अंदर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो फिर ये तो वहीं से लिख दिया होगा आपने। चलो जी और आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, फॉर ऑल द एडिशन द ऑडिटर शुड चेक द कन्वीनियंस डीड। कन्वीनियंस डीड चेक करेगा, मतलब रजिस्ट्रेशन डीड चेक करेगा कि एंटिटी के नाम पर ही है या नहीं है। ये भी पॉइंट कैरो की रिपोर्ट के अंदर ही कवर है। आगे हाँ जी, ये अच्छा पॉइंट है, देख लेना। ऑडिटर हमेशा किस चीज पे जोड़ देगा? ओरिजिनल टाइटल डीड चेक करेगा फॉर ऑल द इमूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड एट द बैलेंस शीट डेट। ऑडिटर कहेगा मुझे ओरिजिनल टाइटल डीड लाके दो, फोटोकॉपियर नहीं, मुझे ओरिजिनल टाइटल डीड लाके दो सभी के सभी पीपी की जो कि बैलेंस शीट डेट पर अपीयर हो रही हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी जो कि बैलेंस शीट डेट पर अपीयर हो रही हैं। आगे फिर उसके बाद हाँ जी, अगला पॉइंट फिर आप देख सकते हो कोई मुश्किल नहीं है, अगला पॉइंट भी ध्यान रखना। अगर मान लीजिए आपने किसी एसेट को बोरोइंग पर्पस से चार्ज क्रिएट किया हुआ है, तो मतलब अगर मान लीजिए कोई मूवेबल प्रॉपर्टी आपने सिक्योरिटी के रूप में दे रखा है, मॉर्गेज क्रिएट हुआ है, तो उसके डॉक्यूमेंट्स कहाँ होंगे? ऑब्वियसली बैंक के पास। तो आप मैनेजमेंट को कह सकते हो कि हमें बैंक कंफर्मेशन दिलवा दीजिए बैंक से कि इस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट उनके पास हैं। आप मैनेजमेंट को कह सकते हो कि हमें ये कंफर्मेशन दिला दो कि इस प्रॉपर्टी के पेपर उन्होंने अपने पास रखे हुए हैं, इस बात का कंफर्मेशन। इफ द एंटिटी हैज गिवन सच इमूवेबल प्रॉपर्टी एज अ सिक्योरिटी फॉर एनी बोरोइंग एंड द ओरिजिनल टाइटल डीड आर नॉट अवेलेबल विद द एंटिटी, द ऑडिटर शैल रिक्वेस्ट द एंटिटीज मैनेजमेंट फॉर ऑब्टेनिंग अ कंफर्मेशन फ्रॉम द लेंडर दैट दे आर होल्डिंग द ओरिजिनल टाइटल डीड ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी। ध्यान रहेगा। तो लगभग आपके 10 से ऊपर पॉइंट बन चुके होंगे इस टाइम। आगे फिर एंटिटी के पास भी रजिस्टर ऑफ चार्ज होता है, सेक्शन 85 के अंदर रजिस्टर ऑफ चार्ज मेंटेन किया जाता है। तो एंटिटी का रजिस्टर ऑफ चार्ज जो होगा उससे भी एसेस कर सकते हो कि क्या इस एसेट के ऊपर जो मैनेजमेंट कह रहा है कि क्या सही में चार्ज क्रिएट हुआ है कि नहीं, इस पीपी के अगेंस्ट चार्ज क्रिएट हुआ है कि नहीं। ठीक है जी।
अब मेन पॉइंट आता है डिस्क्लोजर। आइए डिस्क्लोजर कैसे करेंगे, तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का डिस्क्लोजर कैसे करेंगे, शेड्यूल 3 में आपने कई बार पढ़ा है। कैसे, क्लासिफिकेशन शैल बी एज फॉलो, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड इक्विपमेंट, फर्नीचर एंड फिक्सचर, व्हीकल, ऑफिस इक्विपमेंट, अदर्स, यही शो करना है और क्या करना है। फिर अगर बाकी वाले पॉइंट याद हो पाए तो अच्छी बात है, ना हो पाए तो छोड़ देना। मतलब मेन ये वाला पॉइंट मेन है, ये पॉइंट मेन है, इसको लिखना ही लिखना है कि डिस्क्लोजर क्लासिफिकेशन शैल बी एज फॉलो, बस इसका ध्यान रखना, ठीक है। आगे और अच्छा एक लाइन जरूर लिख देना कि कैसे शेड्यूल 3 टू द कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार इसका जो डिस्क्लोजर है वो ऐसे किया जाएगा। हैव बीन मेड अंडर द हेडिंग प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, क्लासिफिकेशन शैल बी एज फॉलो। शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ये जरूर लिख देना, डिस्क्लोजर शैल बी एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। उसके बाद ये जो नीचे दिए गए पॉइंट है एक बार देख लेते हैं। हाँ जी, कहता है एसेट अंडर लीज शैल बी सेपरेटली स्पेसिफाइड अंडर ईच क्लास ऑफ द एसेट्स। जो एसेट आपके पास लीज पे है वो शैल बी सेपरेटली स्पेसिफाइड, छोड़ सकते हो कोई दिक्कत नहीं। रिकंसिलेशन ऑफ द ग्रॉस एंड द नेट कैरिंग अमाउंट ऑफ ईच क्लास ऑफ एसेट एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। मतलब ड्यूरिंग द ईयर ओपनिंग कितना है, प्लस एडिशन कितना है, माइनस डिलीशन कितना है, इज इक्वल टू क्लोजिंग पीपी, वो सारा आप ऑलरेडी बता चुके हो। और ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है यहां पर। एंड हाँ एक चीज कर लेना, ये चीज देख लेना, ये वाला पॉइंट ये अगेन एमसीक्यू पर्पस से आ सकता है। ये देखो जी क्या कहता है, कहता है वेयर द सम हैव बीन रिटन ऑफ ऑन द रिडक्शन ऑफ द कैपिटल। कोई रिडक्शन ऑफ कैपिटल हुआ, रिडक्शन ऑफ कैपिटल के कारण अगर आपकी एसेट्स कम हुई है, क्योंकि रिडक्शन ऑफ कैपिटल होगा तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, एसेट कम होगी। और रिवैल्यूएशन ऑफ द एसेट्स वेयर द सम हैव बीन एडेड ऑन द रिवैल्यूएशन ऑफ द एसेट्स। ओके, चाहे राइट ऑफ हुआ हो, यस कोई अमाउंट ऐड हुआ हो रिवैल्यूएशन के कारण या फिर रिडक्शन के कारण, रिडक्शन ऑफ कैपिटल के कारण राइट ऑफ हुआ हो। अच्छा, every balance sheet subsequent to the date of such write off और एडिशन, रिवैल्यूएशन के कारण जो एडिशन हुआ हो वो इस रिड्यूस्ड अमाउंट या इंक्रीज्ड फिगर को शो करती रहेगी बाय द वे ऑफ नोट्स टू द अकाउंट्स। कब तक शो करती रहेगी, फॉर द फर्स्ट 5 years सब्सिक्वेंट टू द डेट ऑफ सच रिडक्शन और इंक्रीज। ये ध्यान रखना, एमसीक्यू पर्पस से भी पूछ सकता है और इस पे आप पॉइंट भी बना के आ सकते हो। ठीक हो गई इतनी बात, आई होप कोई दिक्कत नहीं है। एक बार दोबारा से रिकॉल करा दूं कौन कौन से पॉइंट हमने मार्क किए हैं। चलिए आइएगा, हमने सबसे पहले तो कैरो से पॉइंट उठाए, फिर मैंने ये वाला पॉइंट एक बार पढ़ा। किस लिए पढ़ा, केवल और केवल एमसीक्यू पर्पस से पढ़ा ये वाला पॉइंट। ये जो एग्जांपल है, हाँ जी, ये क्या कहता है, कोई भी अगर डिलीशन होता है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट पोस्ट अप्रूवल बाय द एंटिटीज मैनेजमेंट, मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई एसेट यूज नहीं हो रही है, वर्किंग कंडीशन में नहीं है, तो आप उसे डिलीट कर सकते हो। और अगर डिलीट किया गया है तो पोस्ट अप्रूवल बाय द एंटिटीज मैनेजमेंट, एंटिटी की मैनेजमेंट के अप्रूवल के साथ करोगे तो डेप्रिसिएशन जो है वो उसके बाद चार्ज नहीं होगी। यानी कि कोई भी अगर आप डिलीशन करना चाहते हो मैनेजमेंट के अप्रूवल के साथ करोगे और उसके बाद डेप्रिसिएशन उस पर चार्ज नहीं करोगे। बस ये एमसीक्यू पर्पस से ध्यान करना है और क्या, बस मतलब लिखना नहीं है, केवल ध्यान करना है कि एमसीक्यू में आ जाए तो संभाल लो कि पोस्ट अप्रूवल बाय द एंटिटीज मैनेजमेंट ही डिलीशन हो सकता है। उसके बाद वैल्यूएशन से रिलेटेड पॉइंट मैंने कहा जी ये वाला पॉइंट आप पढ़ लेना। कौन सा, क्या एंटिटी ने डेप्रिसिएशन जो चार्ज की है वो सभी आइटम पे चार्ज की एक्सेप्ट द नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स, उनके अलावा सब पे चार्ज की है। दूसरा, डेप्रिसिएशन का मेथड कौन सा यूज हुआ है, और डेप्रिसिएशन का मेथड जो रिफ्लेक्ट हुआ है, जो यूज हुआ है, क्या वो पैटर्न को रिफ्लेक्ट करता है इन विद द एसेट्स फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आर एक्सपेक्टेड टू बी कंज्यूम्ड बाय द एंटिटी, चाहे वो एसएलएम हो चाहे वो डब्ल्यूडीवी हो। ये लैंग्वेज याद हो पाए तो अच्छी बात है, नहीं तो केवल इतना लिख देना डेप्रिसिएशन मेथड बीइंग यूज्ड बाय द एंटिटी। थर्ड, ये एमसीक्यू पर्पस से है मगर इसको वैसे भी लिखाना हो सके तो, क्या वेरीफाई करेगा ऑडिटर वेदर मैनेजमेंट हैज डन द इंपेयरमेंट असेसमेंट, मैनेजमेंट ने किया है कि नहीं। कैसे होता है इंपेयरमेंट असेसमेंट, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ AS 28 इंपेयरमेंट ऑफ एसेट्स के अनुसार। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रख लेना। नेक्स्ट, फिर उसके बाद ये पॉइंट भी ध्यान रख लेना लिखने के लिए, मूवमेंट इन द पीपी शेड्यूल
compiled by the management, opening balance plus addition minus deletion is equal to closing balance. Tally the closing balance to the entities books of accounts. ये दोनों ध्यान रहेंगे. उसके बाद अगला पॉइंट, वेरीफाई एंड इंश्योर दैट ईच आइटम एज सच एज द, ये एमसीक्यू से भी रिलेवेंट और वैसे भी लिख देना, चाहे मैं स्पेयर पार्ट्स की बात करूं या फिर स्टैंड बाय इक्विपमेंट या सर्विसिंग इक्विपमेंट की, तो दे शेल बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ पीपीई ओनली इफ दे आर हेल्ड फॉर मोर देन वन पीरियड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ AS 10 रिवाइज्ड. उसके बाद द एंटिटी इज नॉट रिकॉग्नाइजिंग कॉस्ट ऑफ रिपेयर टू द कॉस्ट ऑफ पीपीई, मतलब कैपिटलाइजेशन नहीं कर रही है. फिर वेदर द पीपीई एडिशन हैज बीन अप्रूव्ड बाय द, कोई भी अगर एडिशन हुआ है तो अप्रूव्ड बाय द अप्रूविंग अथॉरिटी, वो कोई भी हो सकता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या फिर ऑडिट कमेटी. उसके बाद कौन सा पॉइंट, ऑडिटर शैल असिस्ट एंड वेरीफाई द ओरिजिनल टाइटल डीड, ओरिजिनल टाइटल डीड ध्यान रखना, ऑफ ऑल द इमूवेबल प्रॉपर्टी. यहां पर वर्ड इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ध्यान रखना, इमूवेबल प्रॉपर्टी की ये बात कर रहा है. फिर वैसे वो रियल लाइफ में तो प्लांट एंड मशीनरी की भी देखता है, बट ठीक है, अब इंस्टीट्यूट ने इमूवेबल प्रॉपर्टी लिखा है, ध्यान रखना. आगे, एंटिटी हैज गिवन सच इमूवेबल प्रॉपर्टी एज अ सिक्योरिटी, तो फिर क्या चेक करोगे, मैनेजमेंट को कहोगे कि कंफर्मेशन प्राप्त करवाए रिस्पेक्टिव लेंडर से कि हाँ जी ओरिजिनल टाइटल डीड वो लेके बैठे हैं. उसके बाद उसके बाद द ऑडिटर शुड आल्सो वेरीफाई द रजिस्टर ऑफ चार्ज, एंटिटी के रजिस्टर ऑफ चार्ज से एसेस कर लो कि क्या कंपनी की कौन कौन सी एसेट के ऊपर चार्ज क्रिएट किया हुआ है. फिर उसके बाद डिस्क्लोजर पे आ गए, क्लासिफिकेशन चल बी एज फॉलो, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, व्हीकल, ऑफिस इक्विपमेंट, अदर्स. ठीक हो गई इतनी बात. और फिर हाँ, वेदर एनी सम हैव बीन रिटर्न ऑफ, अगर कोई अमाउंट राइट ऑफ हुआ है ऑन द रिडक्शन ऑफ कैपिटल या फिर रिवैल्यूएशन हुआ है, तो फिर जिस दिन रिवैल्यूएशन या राइट ऑफ हुआ है उसके 5 साल तक ये अमाउंट नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर शो होता रहेगा. जो भी रिड्यूस फिगर या फिर चेंज फिगर है वो नोट्स टू अकाउंट्स में अगले 5 साल तक फॉर द फर्स्ट 5 years सब्सिक्वेंट टू द डेट ऑफ सच रिडक्शन और इंक्रीज शो होती रहेंगी. क्लियर हो गई इतनी बात भी? आगे बढ़ सकते हैं, चलिए. हाँ जी, यहां पर ना एक पार्टिकुलर डिस्क्लोजर एक और आ रहा है, टाइटल डीड ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी नॉट हेल्ड इन द नेम ऑफ द कंपनी. मतलब ये कहता है कि अगर मान लीजिए कंपनी के नाम पे कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है और द कंपनी शैल प्रोवाइड द डिटेल ऑफ ऑल द इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन द प्रॉपर्टी वेयर द कंपनी इज द लेसी. मतलब उन प्रॉपर्टी को छोड़ दो जहां पर कंपनी लेसी है, एंड द लीज एग्रीमेंट आर ड्यूली एग्जीक्यूटेड इन फेवर ऑफ द लेसी. बट उसके अलावा कंपनी के पास अगर कोई प्रॉपर्टी है जो कि कंपनी यूज कर रही है परंतु जिसकी टाइटल डीड कंपनी के नाम पर नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? पॉसिबल है ना. डायरेक्टर ने अपनी प्रॉपर्टी कंपनी को दे रखी है, कंपनी के प्रमोटर्स ने अपनी प्रॉपर्टी कंपनी को दे रखी है यूज करने के लिए. अब टाइटल डीड डायरेक्टर या प्रमोटर के पास होगी, ऑब्वियसली ऐसे ही रिलेशन में होंगे या फिर होल्डिंग कंपनी के केस में होंगे ऐसे, तो फिर ये ऐसे सगे संबंधियों की प्रॉपर्टी हो सकती है. तो अगर ऐसी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है जहां पर कंपनी लीज, मैं लीज की बात नहीं कर रहा, अदर देन लीज की कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है जो कंपनी यूज तो कर रही है बट कंपनी के नाम पर टाइटल डीड नहीं है, तो फिर उसके लिए कुछ आपको पार्टिकुलर्स शो करने पड़ेंगे. अच्छा, वैसे सोचो अगर मैंने आपको इतना कुछ बता दिया तो केवल आप मुझे इतना बता दीजिए कि आप पार्टिकुलर में एक टेबुलर फॉर्म में शो करना, क्या क्या शो करोगे? वैसे आप चाहो अगर टेबुलर फॉर्म में नहीं हो पा रहा तो पहले नंबरिंग भी लिख देना, 1 2 3 4 5 6, कोई दिक्कत नहीं है. हाँ जी, पहले बताओ जी क्या क्या शो करोगे? एक, डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टी. अच्छा, दूसरा ग्रॉस वैल्यू. तीसरा, ये प्रॉपर्टी किसके नाम पर है, ये प्रॉपर्टी किसके नाम पर है. फोर्थ, ये भी हो सकता है कि कंपनी के नाम पर प्रॉपर्टी ना हो क्योंकि कंपनी की जॉइंट नेम पे हो, मतलब किसी के जॉइंट नाम पे है, तो अगर जॉइंट नेम पे है तो फिर उसकी भी डिटेल कि जॉइंट नेम पे है कि नहीं, ये सब डिस्क्लोज करना है बस. तो अगेन बोलता हूं, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी लीज पे नहीं, वैसे ही कंपनी के पास है, किसी और के नाम पर है जो, मगर कंपनी के पास है, कंपनी उसे यूज कर रही है, तो डिस्क्लोजर किन किन बातों का होना चाहिए और ऐसा कैसे हो सकता है? कौन सी प्यार मोहब्बत जागी है? प्रमोटर और डायरेक्टर की, या होल्डिंग कंपनीज या सब्सिडरी कंपनीज की प्यार मोहब्बत जाग सकती है, बस और क्या. तो आपको क्या क्या लिखना है, देखिएगा क्या क्या आएगा. टाइटल डीड किसके नाम पर है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टी, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट मतलब ग्रॉस कॉस्ट कितनी है, और वेदर द टाइटल डीड होल्डर इज अ प्रमोटर, डायरेक्टर और द रिलेटिव ऑफ द प्रमोटर, डायरेक्टर और एम्प्लॉय. यही तो मेन चीज आएगी, यही होगा और क्या. प्रॉपर्टी हेल्ड कौन सी डेट से, एंड रीजन फॉर नॉट बीइंग हेल्ड इन द नेम ऑफ द कंपनी. हाँ, ये ध्यान रखना,
कंपनी के नाम पर क्यों नहीं है। अच्छा, इनके आगे की एक्सप्लेनेशन मत लिखने लग जाना, बस ये डिस्क्लोजर है, बस इतना सा डिस्क्लोजर दिखाना है, ध्यान रखना। टेबुलर फॉर्म ध्यान रहे तो अच्छी बात है, ना रहे तो फिर 1 2 3 4 ऐसे शो कर देना बस। ठीक हो गई इतनी बात। अगर टेबुलर फॉर्म में लिखोगे, मतलब मैं अगर कहोगे कि मैं कैसे लिखूंगा तो मैं टेबुलर फॉर्म में लिख के आऊंगा, एज इट इज टेबल चिपका दूंगा ये वाली, हो सके तो एक दो बार ये टेबल बना के देख लो, एक दो बार। अच्छा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि ये कॉलम यहां आ जाए, ये कॉलम यहां आ जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ध्यान रखना। आगे, तो रेलेवेंट लाइन आइटम इन द बैलेंस शीट, मतलब कौन सी किस प्रकार की एसेट है। पीपी है, इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉपर्टी रखी हुई है। पीपी रिटायर्ड फ्रॉम द एक्टिव यूज एंड हेल्ड फॉर डिस्पोजल, मतलब सेल के लिए रखी हुई है। क्या रखी हुई है, डिस्क्रिप्शन क्या है, ऑब्वियसली मूल प्रॉपर्टी है तो मतलब लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग। कॉस्ट, टाइटल डीड किसके नाम पे है, क्या वो कंपनी के प्रमोटर या रिलेटिव हैं। प्रॉपर्टी हेल्ड सिंस विच डेट, किस दिन से ये प्रॉपर्टी आपके पास है, और रीजन कि आपके नाम पे क्यों नहीं है, ये डिस्क्लोजर आएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है वेयर द कंपनी हैज रीवैल्यूड इट्स प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि 10% से ऊपर अगर होगा तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ये आप पॉइंट, ये ज्यादा रेलेवेंट नहीं होगा। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, अगर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के बारे में अगर देखना चाहते हो, एक बार बस ये टेबुलर गो थ्रू करके चले जाना, क्योंकि सफिशिएंट टाइम है आपके पास अभी, तो एक बार गो थ्रू कर सकते हो। हाँ जी, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, प्रोजेक्ट इन प्रोग्रेस कौन कौन से चल रहे हैं और प्रोजेक्ट टेम्परली सस्पेंडेड कौन कौन से हैं। तो ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का जो है डिस्क्लोजर जरूर देख लेना, ये पूछ सकता है तुमसे। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस मतलब से फॉर एग्जांपल अगर आप कोई लैंड एंड बिल्डिंग बना रहे हो, और तो बिल्डिंग एक साल में तो बन नहीं जाती, कई बार एक साल से ज्यादा समय लगता है। ऐसे कोई बहुत बड़ा कोई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट बना रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो फिर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। हाँ जी, तो ये डिस्क्लोजर है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का डिस्क्लोजर कैसे करना है, जब भी पूछेगा ना, स्पेसिफिकली पूछेगा तुमसे इसके बारे में, तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का डिस्क्लोजर, प्रोजेक्ट जो प्रोग्रेस में है, प्रोजेक्ट जो टेम्परली सस्पेंडेड है, कई रीजन से सस्पेंड हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे को जो एक्सपर्टाइज चाहिए वो अवेलेबल नहीं हो पा रही, फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट कहीं स्टक कर गया है, आगे कोई पहाड़ आ गया, आगे कोई नदी आ गई है, इस वजह से सस्पेंड हो गए हैं। तो लेस देन 1 ईयर, 1 to 2 ईयर, 2 to 3 ईयर, मोर देन 3 ईयर टोटल। ठीक है जी, तो ये डिस्क्लोजर ध्यान रखना, डिस्क्लोजर ध्यान रखना। उसके बाद हम आते हैं अगली एसेट के ऊपर, इंटेंजिबल। अच्छा, इंटेंजिबल पे कुछ भी डिस्कशन करने से पहले सवाल उठा, कैरो रिपोर्ट के अंदर भी आपने इंटेंजिबल पढ़ा होगा। हाँ, जरा कैरो रिपोर्ट के अंदर इंटेंजिबल को रिकॉल कर लेते हैं कि इंटेंजिबल में कैरो रिपोर्ट में आपने क्या क्या पढ़ा था। आइएगा जी, इंटेंजिबल में हमारे पास क्या क्या था। लो जी, पहले पॉइंट के अंदर ही था वेदर कंपनी इज मेंटेनिंग ऑल द रिकॉर्ड्स स्टेटिंग ऑल इट्स इंटेंजिबल एसेट्स। तो पहले पॉइंट के बाद फिर हमने कहीं और इंटेंजिबल देखा हो कैरो रिपोर्ट के अंदर, तो आगे चलते हैं। हमने कहीं और देखा हो ये इंटेंजिबल, ये देखिएगा यहाँ पर, whether the company has revalued its plant equipment PPE or intangible assets during the year, and if so whether the revaluation is based on the valuation by the registered valuer, specify the amount of change if the 10% or more है। तो यानी कि इंटेंजिबल के लिए इंटेंजिबल लिख देना, पीपी आ जाए तो पीपीई लिख सकते हो। ठीक है जी, तो मेरे पास 2 पॉइंट इंटेंजिबल पे बने बनाए हो गए। ओके, अब मैं आता हूं जरा एक्स्ट्रा पॉइंट्स के ऊपर। अभी भी आपके पास कुछ ना हो तो जुगाड़ के रूप में वो सब है। ये इंटेंजिबल एसेट्स कंपनी की बुक्स, कंपनीज की बुक्स में कंपनी का राइट रिप्रेजेंट करती हैं। ये इंटेंजिबल एसेट्स जो हैं करंट ईयर में बिलोंग करती हैं। फिर कौन कौन से इंटेंजिबल एसेट्स ड्यूरिंग द ईयर एक्वायर की गई हैं, ये सारा कुछ लिखने के लिए आपके पास है। फिर डिस्क्लोजर का तो पॉइंट है ही है, उसके बाद और कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स अब हम देखना शुरू कर रहे हैं। हाँ जी, since an intangible asset is an identifiable non-monetary assets without physical substance, identifiable non-monetary assets मतलब पैसा नहीं है, पैसे की फॉर्म के अलावा किसी और फॉर्म में है जिसे आइडेंटिफाई कर सको, बट विदाउट फिजिकल सब्सटेंस है। फॉर एस्टेब्लिशिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ सच एसेट्स द ऑडिटर शैल वेरीफाई। ओके, पहला
whether such intangible asset is in active use in the production or the supply of the goods or service or for rental to other or for other administrative purposes. मतलब whether the intangible assets is currently in use or is in the active use, चाहे वो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स चाहे प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज में हो. मतलब प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज कैसे? फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर तो वही है ना, इंटेंजिबल है ना. प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर एग्जांपल गुड्स प्रोड्यूस होते ही ट्रेडमार्क लगता है, इंटेंजिबल है ना. फॉर रेंटल टू अदर्स फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस, ठीक है. कॉपीराइट. आगे, इन केस एनी इंटेंजिबल एसेट इज नॉट इन एक्टिव यूज, ओके, खत्म हो चुका है. आप तो डिलीशन शुड हैव बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. मगर ध्यान रखना, जब भी डिलीशन होगा, चाहे पीपीई हो चाहे ये हो, पोस्ट द प्रायर अप्रूवल बाय द एंटिटीज मैनेजमेंट. एंड जो अमोर्टाइजेशन चार्जेस हैं शुड हैव बीन सीज्ड बियॉन्ड द डेट ऑफ डिलीशन. तो यहाँ पर इंटेंजिबल पे वर्ड क्या यूज होता है? अमोर्टाइजेशन. मतलब वो डिलीशन के होने के बाद अमोर्टाइजेशन चार्जेस नहीं लगेंगे, जैसे डेप्रिसिएशन में लिखा था ऊपर, जैसे पीपीई में लिखा था. और बताइए, 2 पॉइंट हमने यहां पर बना लिए. और हाँ जी, फिर amortization की चर्चा. The auditor should verify that entity has charged amortization on all the intangible assets. Verify that the amortization method used reflect the pattern in which the assets future economic benefit are expected to be consumed by the entity. जानबूझ के मैंने वही पॉइंट पकड़ा है जो बिल्कुल ऊपर पीपीई में मिलेगा आपको. तो बिल्कुल सेम एज अ पीपीई में वही डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट है, तो वही amortization लिख दिया उसकी जगह, कोई दिक्कत नहीं. आगे हाँ जी. The auditor shall verify whether the management has done an impairment assessment to determine whether the intangible asset is impaired. लो जी, बिल्कुल सेम है, पीपी वाला पॉइंट ही है, कोई दिक्कत तो नहीं. फिर कौन सा एएस अप्लाई होता है उसके लिए भी? इंपेयरमेंट ऑफ एसेट वाला एएस 28, बिल्कुल वही का वही पॉइंट, कोई दिक्कत तो नहीं. आगे बढ़ सकते हैं. फिर अब याद करो वहां पे क्या पॉइंट आया था पीपीई के अंदर? ओपनिंग प्लस एडिशन माइनस डिलीशन क्लोजिंग. तो सेम. In addition to the procedure for verifying the completeness of addition to the intangible assets during the year under audit, auditor while performing testing of addition should also verify that all the expenses, invoices, purchase contract are in the name of entity and the entity that entitle the legal ownership to the entity. लो जी, वो कहता है कि ऑडिटर सबसे पहले तो चेक करेगा कंप्लीटनेस ऑफ एडिशन टू द इंटेंजिबल, मतलब सारे इंटेंजिबल ऐड हो गए हैं या नहीं. फिर उसके बाद ऑडिटर उसके अलावा क्या चेक करेगा? द ऑडिटर व्हाइल परफॉर्मिंग टेस्टिंग ऑफ एडिशन एक और चीज चेक करेगा. क्या चीज चेक करेगा? कि ये जो भी एडिशन हुआ है, जितने भी नए इंटेंजिबल्स आए हैं, क्या ये नेम ऑफ द कंपनी पे आए हैं? मतलब उनकी सबकी लीगल ओनरशिप कंपनी के नाम पर है कि नहीं है. तो मतलब पहली बात तो कंप्लीटनेस ऑफ एडिशन चेक करेगा कि सारे के सारे एडिशन जो ड्यूरिंग द ईयर हुए हैं वो आ गए हैं कि नहीं. और दूसरी बात, जितने भी एडिशन हुए हैं वो सब इन द नेम ऑफ द कंपनी, यानी कि लीगल ओनरशिप इन द नेम ऑफ कंपनी है कि नहीं है. आगे अब आते हैं हम डिस्क्लोजर पे. तो डिस्क्लोजर कैसे किया जाता है? क्लासिफिकेशन कैसे किया जाएगा? गुडविल, ब्रांड, ट्रेडमार्क, सॉफ्टवेयर, माइनिंग राइट्स, कॉपीराइट, लाइसेंस. लो जी, तो ये सारे डिस्क्लोजर्स के अंदर आएंगे. मेरे ख्याल से कई सारे तो आपको याद होंगे, कई सारे तो पक्का याद होंगे. गुडविल, ट्रेडमार्क, सॉफ्टवेयर्स, फिर माइनिंग राइट्स, कॉपीराइट एंड पेटेंट एंड अदर इंटेलेक्चुअल राइट्स, रेसिपीज, फॉर्मूलाज, लाइसेंस, अदर्स. ये डिस्क्लोजर्स है. फिर उसके बाद अ रिकंसिलिएशन ऑफ द ग्रॉस एंड नेट कैरिंग अमाउंट ऑफ ईच क्लास ऑफ एसेट एट द बिगिनिंग. लो जी, ये वैसे एसेट के अंदर भी था, पीपी के अंदर भी था. तो लो जी, a reconciliation of the gross and net carrying amount beginning में and at the end of the reporting period दोनों चेक कर लीजिएगा. फिर उसके बाद ये पॉइंट यहां पर भी था, ध्यान से, ये पॉइंट वहां पर भी था. where the sum have been written off on a reduction of capital or revaluation, where some have been added or revaluation, every balance sheet shall show the reduce or increase figure as applicable.
वहां पे बताया गया है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर होगी तो अगले 5 साल तक शो करना है। बस यहाँ 5 साल की कंडीशन नहीं है। इंटेंजिबल में अगर कोई भी एडिशन या फिर कोई भी रिटर्न ऑफ हुआ है ऑन द रिडक्शन ऑफ कैपिटल और या फिर कोई रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट हुआ है, तो फिर ये जो भी एडिशन या फिर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट हुआ है वो बैलेंस शीट के अंदर नोट्स टू अकाउंट्स में शो किया जाएगा। कोई भी रिवैल्यूएशन या कोई भी रिडक्शन ऑफ कैपिटल के कारण रिटर्न ऑफ हुआ है तो फिर ये शो किया जाएगा। अब यहां 5 साल की कंडीशन नहीं है, प्लीज मेक श्योर यहां 5 साल की कंडीशन नहीं है। ठीक हो गई इतनी बात। अच्छा, ये पॉइंट हमने किया था एसेट के अंदर, ये वेरीफाई द मूवमेंट इन द पीपीई लिखा था, मूवमेंट इन द इंटेंजिबल एसेट्स, ओपनिंग बैलेंस प्लस एडिशन माइनस डिलीशन इज इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस। फिर यही पॉइंट पीपीई में भी था, टैली द क्लोजिंग बैलेंस टू द एंटिटीज बुक्स ऑफ अकाउंट्स। फिर हाँ, फॉर कोई भी एडिशन हुआ हो तो फिर ड्यूरिंग द ईयर ऑब्टेन अ लिस्टिंग ऑफ ऑल द एडिशन फ्रॉम द मैनेजमेंट एंड अंडरटेक द फॉलोइंग प्रोसीजर। मतलब कोई भी अगर एडिशन हुआ है, ऑब्टेन अ लिस्टिंग ऑफ ऑल द एडिशन फ्रॉम द मैनेजमेंट, मतलब कौन से एडिशन हुए हैं, एंड अंडरटेक द फॉलोइंग प्रोसीजर ओके फॉर ऑल द मटेरियल एडिशन। बताओ जी, जितने भी मटेरियल एडिशन मतलब बड़े लेवल की एसेट्स ऑब्टेन की हैं, वेरीफाई वेदर सच एक्सपेंडिचर मीट्स द क्राइटेरिया फॉर रिकॉग्निशन ऑफ द इंटेंजिबल एसेट्स। कैसे होती हैं? एज पर AS 26। कोई दिक्कत? आगे दूसरी बात, वेदर द एडिशन हैव बीन अप्रूव्ड बाय द एप्रोप्रिएट एंटिटीज, पर्सन या फिर अथॉरिटी लिख सकते हो। नेक्स्ट अच्छा, एक और बात ध्यान रखना, ये MCQ पर्पज से रेलेवेंट है। नो इंटेंजिबल एसेट्स अराइजिंग फ्रॉम द रिसर्च शुड बी रिकॉग्नाइज्ड। No intangible assets arising from the research should be recognized or expenditure on research MCQ पर्पस से। ये सब आपने AS 26 में पढ़ा होगा क्योंकि आपके इंटर के सिलेबस में है आई थिंक। हाँ जी, expenditure on the research should be recognized as an expense when it is incurred। और आगे बढ़ते हैं, वेदर प्रॉपर इंटरनल प्रोसेस छोड़ दो। अच्छा, इन रिलेशन टू डिलीशन, डिलीशन कैसे होगा भाई? मैनेजमेंट की अप्रूवल के साथ होगा। ओके ओके, हाँ जी, पढ़ेगा। इन रिलेशन टू द डिलीशन ऑफ द इंटेंजिबल एसेट्स, अंडरस्टैंड फ्रॉम द मैनेजमेंट द रीजन एंड रैशनल फॉर द डिलीशन। अंडरस्टैंड फ्रॉम द मैनेजमेंट द रीजन एंड रैशनल ऑफ डिलीशन, क्यों डिलीट किया जा रहा है, और उसके लिए मैनेजमेंट की अप्रूवल। यस, मैनेजमेंट की अप्रूवल। फिर वेरीफाई द प्रोसेस फॉलोड, और आगे छोड़ दो बस इतना काफी है, आगे बढ़ो, बहुत सारे पॉइंट हो जाएंगे अभी हमारे पास। हाँ जी, ये डिस्क्लोजर भी है अभी आप जो डिस्क्लोजर शो कर सकते हो। पहला, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। ओके, तो इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, जो अभी डेवलपमेंट फेज में है, तो उनके लिए एक एजिंग शेड्यूल आ सकता है। कैसे आ सकता है? इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, एजिंग शेड्यूल इंटेंजिबल एसेट्स का है, ध्यान रखना। डिस्क्लोजर्स पे खास ध्यान देना क्योंकि बाकी सब बना सकते हो मगर डिस्क्लोजर में बना नहीं सकते, तो इसलिए वहां खास ध्यान देना। बार बार वही ध्यान दिलवा रहा हूं मैं। इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, बिल्कुल सेम। प्रोजेक्ट इन प्रोग्रेस, प्रोजेक्ट टेम्परली सस्पेंडेड, लेस देन 1 ईयर, 1 to 2, 2 to 3, क्योंकि प्रोजेक्ट इन प्रोग्रेस इंटेंजिबल के भी तो हो सकते हैं ना, तो इसलिए। चलिए आगे, और आगे बढ़ें। उसके बाद कहता है फॉर द इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट हुज कंप्लीशन इज ओवरड्यू, मतलब कंप्लीशन की डेट 2 साल थी मगर 2 साल से ऊपर निकल गया है, और हैज एक्सीडेड इट्स कॉस्ट कंपेयर टू द ओरिजिनल प्लान, द फॉलोइंग इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट कंप्लीशन शेड्यूल शैल बी गिवन। मतलब उनके लिए क्या डिस्क्लोजर होना चाहिए? बिल्कुल सही, बिल्कुल सेम देखिएगा। टू बी कंप्लीटेड इन कितने साल में कंप्लीट हो जाना चाहिए, ये डिस्क्लोजर आपको शो करना है। बस डिस्क्लोजर ही मेन है भाई, और कुछ नहीं मेन। आइएगा, मैं सारा का सारा एक बार रिकॉल करवा देता हूं। इंटेंजिबल में 2 पॉइंट्स तो आपने उठा लिए कैरो से। उसके बाद आपने देखा, पहला, क्या ये इंटेंजिबल एसेट्स एक्टिव यूज में है? एक्टिव यूज में कैसे हो सकते हैं? या तो प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स या फिर सप्लाई ऑफ द सर्विसेज में यूज हो रहे हैं, या फिर फॉर द रेंटल टू द अदर्स में यूज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। आगे, अगर कोई इंटेंजिबल आज की डेट में एक्टिव यूज में नहीं है तो उसका डिलीशन हो जाना चाहिए विद द पोस्ट अप्रूवल बाय द एंटिटीज मैनेजमेंट, बिल्कुल सेम पीपीई के अंदर भी था। फिर उसके बाद
द ऑडिटर शेल, हाँ जी, बिल्कुल सेम पीपीई में भी था, वहां पे लिखा था कि ऑडिटर शेल चेक की वेदर द एंटिटी हैज चार्ज द प्रॉपर डेप्रिसिएशन, यहां लिखा है चार्ज एमोर्टाइजेशन ऑन ऑल द इंटेंजिबल एसेट्स। वहां लिखा था कि जो डेप्रिसिएशन का मेथड यूज होगा इट शुड रिफ्लेक्ट द पैटर्न इन विद द इकोनॉमिक फ्यूचर बेनिफिट आर एक्सपेक्टेड टू बी कंज्यूम बाय द एंटिटी, बट यहां पर डेप्रिसिएशन मेथड की जगह एमोर्टाइजेशन मेथड है, बाकी बिल्कुल सेम जैसे पीपीई में था। उसके बाद ऑडिटर शेल आल्सो वेरीफाई वेदर द मैनेजमेंट हैज डन इंपेयरमेंट असेसमेंट, बिल्कुल पीपी में था इंपेयरमेंट असेसमेंट, और क्या इसके लिए एएस 28 फॉलो किया गया है कि नहीं। राइट्स एंड obligations, in addition to the procedure for verifying completeness of the addition, the auditor shall perform testing of the addition should also be done, मतलब जितना भी अगर एडिशन हुआ है, जितना भी एडिशन हुआ है तो उसके लिए ऑडिटर क्या चेक करेगा कि लीगल टाइटल जो है वो ओनरशिप जो है वो एंटिटी के नाम पर है, यानी कि हाँ, ये यहां से लिखना शुरू कर सकते हो अगर पूरा नहीं लिख रहे, वैसे तो आसान है। इन एडिशन टू द प्रोसीजर फॉर वेरीफाइंग कंप्लीशन ऑफ एडिशन टू द इंटेंजिबल, मतलब अगर मान लीजिए आप एडिशन को चेक कर रहे हैं तो प्लीज एडिशन को चेक करते हुए ये देख लेना कि जो भी परचेज इनवॉइसेस हैं वो सारे कंपनी के नाम पर है, मतलब लीगल ओनरशिप कंपनी के नाम पर है। फिर हम डिस्क्लोजर में आते हैं। डिस्क्लोजर में ध्यान रखना क्या क्या इंटेंजिबल में आता है, जो जो आपको ध्यान हो, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, लाइसेंस, और क्या क्या आता है, अदर्स। फिर उसके बाद वैसे आपके पास और कौन कौन से बचते हैं, लाइसेंस बचता है, मॉडल, डिजाइन, प्रोटोटाइप बचता है, अगर ये भी याद हो पाए तो। उसके बाद रिकंसिलेशन ऑफ द ग्रॉस एंड नेट कैरिंग अमाउंट, ये छोड़ दो, वैसे इसकी जरूरत नहीं है ना, ये एमसीक्यू में पूछा जाएगा। फिर हाँ, यहां ध्यान रखना बिल्कुल पीपी वाला है ये भी। अगर मान लीजिए कोई अमाउंट राइट ऑफ हुआ है ऑन अ रिडक्शन ऑफ द कैपिटल और रीवैल्यूएशन ऑफ द एसेट, कोई अमाउंट राइट ऑफ हुआ है चाहे रिडक्शन ऑफ कैपिटल के कारण हो या फिर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट के कारण हुआ हो, तो नोट्स टू अकाउंट्स में ये अमाउंट दिखाया जाता रहेगा। मगर पीपी में इमूवेबल प्रॉपर्टी में लिखा था 5 इयर्स, वो यहाँ 5 इयर्स की टर्म नहीं है, बाकी सेम है। कंप्लीटनेस में ये चेक करना पड़ेगा मूवमेंट इन द इंटेंजिबल एसेट, जैसे मूवमेंट इन द पीपीई देखा था, मतलब ओपनिंग बैलेंस प्लस एडिशन माइनस डिलीशन इज इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस। फिर टैली द क्लोजिंग बैलेंस टू द एंटिटीज बुक्स ऑफ अकाउंट्स। फिर एडिशन जो भी हुए हैं ऑब्टेन अ लिस्टिंग ऑफ ऑल द एडिशन फ्रॉम द मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट की अप्रूवल है कि नहीं है, उसके लिए ये चेक कर लेना। And for all the material addition, whether such material expenditure meet the criteria for recognition, मतलब उनका recognition as per the AS 26 जो कि intangible के ऊपर लगता है कि उसके अनुसार हुआ है कि नहीं। कोई भी इंटेंजिबल जो कि रिसर्च से अराइज हुए हैं, इंटेंजिबल एसेट अराइजिंग फ्रॉम रिसर्च शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एंड सॉरी मैं गड़बड़ बोल गया, कोई भी इंटेंजिबल एसेट अराइजिंग फ्रॉम द रिसर्च शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड। अच्छा, आपके दिमाग में ना ये शायद क्वेरी आ रही होगी बड़ी, कुछ टर्म्स में जो थोड़ी आपको क्लियर कर देता हूं ताकि अगर आपके पास यहाँ पर थोड़ी भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो प्रॉब्लम आपके दूर हो जाए। पहली बात, इंपेयरमेंट, डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन, ये क्या होता है? वैसे तो आप, मुझे यकीन है, मैंने इसलिए नहीं समझाया क्योंकि मुझे लगा अकाउंट्स के अंदर पढ़ रखा है और फिर आपने ये सारे पॉइंट्स भी अकाउंट्स के अंदर पढ़ रखे होंगे, बट फिर भी मैं एक बार रिकॉल करवा देता हूँ। डेप्रिसिएशन किस लिए यूज होता है? फिजिकल एसेट्स में हम टर्म यूज करते हैं डेप्रिसिएशन। जैसे डेप्रिसिएशन हम फिजिकल एसेट्स में यूज करते हैं वैसे इंटेंजिबल के लिए हम टर्म क्या यूज करते हैं? अमोर्टाइजेशन। तो मतलब दोनों सेम टर्म है, एक टेंजिबल के लिए एक इंटेंजिबल के लिए। क्लियर? फिर एक टर्म आते हैं इंपेयरमेंट। इंपेयरमेंट कैसे होता है? एज पर द AS 26 होता है। वो क्या कहता है इंपेयरमेंट के बारे में? क्या कहता है इंपेयरमेंट के बारे में? कहता है कि अगर मान लीजिए जो आपकी कैरिंग अमाउंट है इन द बैलेंस शीट, वो अमाउंट जो है अब जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू है, जो आज के डेट में हम रियलाइजेबल अगर मार्केट में इसे बेचने जाएं तो वो अमाउंट कम रह गया है, तो एसेट को इंपेयर कर दो। तो इंपेयरमेंट टेंजिबल का भी हो सकता है, इंटेंजिबल का भी हो सकता है। आई होप इट इज क्लियर। तीनों टर्म्स क्लियर है, डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन और इंपेयरमेंट। अब अगली बात, जब ये कहता है कि एक्सपेंड इंश्योर दैट नो इंटेंजिबल एसेट अराइजिंग फ्रॉम द रिसर्च शुड बी रिकॉग्नाइज्ड, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि देखो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट दो तरीके के वर्ड होते हैं। रिसर्च के अंदर क्या होता है कि आप ना तुक्के लगाते हो। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने कार्डबोर्ड लगा रखा है, उसके ऊपर मैं यूं करके सुई फेंक रहा हूं, जो सुआ फेंकता हूं। अब ये क्या हो रहा है? मेरे तुक्के लग रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड रिसर्च। अब इनमें से जो मेरी, मान लीजिए मैं मेडिसिन बना रहा हूं तो मैं रिसर्च कर रहा हूं, मगर जो मेडिसिन मेरी फिट हो गई, अब उस मेडिसिन को मैं डेवलपमेंट फेज में ले आऊंगा। जैसे ही वो डेवलपमेंट फेज में आती है कोई मेडिसिन, तब वो कैपिटलाइज्ड होती है, तो वो आपका इंटेंजिबल का खर्चा होता है। बट अगर कोई
रिसर्च फेज में है तो रिसर्च का खर्चा कभी भी कैपिटलाइज नहीं होता, वो आपकी रिसर्च कॉस्ट के रूप में प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर डेबिट होता है। इतनी बात क्लियर। अब अकाउंटेंसी का टॉपिक है, मेरा टॉपिक नहीं है भैया, आप मुझसे ज्यादा ही जानते होगे, शायद अकाउंट्स पढ़ रहे हो, तो मैं तो पढ़ाता नहीं है अकाउंट्स, ठीक है ना, तो बट फिर भी जितना ज्ञान था मैंने पेल दिया और आपको समझ आ गया होगा, आई होप। हाँ जी, तो इंश्योर दैट नो इंटेंजिबल एसेट अराइजिंग फ्रॉम द रिसर्च शुड बी रिकॉग्नाइज्ड। रिसर्च फेज में किसी एसेट को रिकॉग्नाइज नहीं करोगे। दूसरी बात, एक्सपेंडिचर ऑन द रिसर्च शुड बी रिकॉग्नाइज एज एन एक्सपेंसेस व्हेन इट इज इनकर्ड। तो रिसर्च के एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे, कैपिटलाइज नहीं होंगे। आई होप इट इज क्लियर नाउ। फिर वेरीफाई वेदर द एडिशन हैव बीन अप्रूव्ड बाय द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी। कोई भी एडिशन इंटेंजिबल में हुआ है तो एप्रोप्रिएट अथॉरिटी के अप्रूवल के साथ हुआ है। उसके बाद डिलीशन की बात करूं तो अंडरस्टैंड फ्रॉम द मैनेजमेंट द रीजन और रैशनल फॉर द डिलीशन क्या हुआ है और ऑब्टेन द मैनेजमेंट अप्रूवल, ये भी ठीक है, यहां तक हो गया। फिर ये डिस्क्लोजर प्लीज ध्यान रखना, डिस्क्लोजर इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट फेज के अंदर जो है तो उनका एजिंग शेड्यूल कैसे दिया जाना चाहिए, लेस देन 1, 1 to 2, 2 to 3, मोर देन 3 टोटल इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, प्रोजेक्ट इन प्रोग्रेस, प्रोजेक्ट अंडर सस्पेंशन। फिर उसके बाद इंटेंजिबल एसेट जो कि अपना फेज से आगे निकल चुके हैं, ओवरड्यू हो चुके हैं, तो फिर उनके लिए टू बी कंप्लीटेड इन कितने साल में, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2 वगैरह जितने भी हैं, ठीक है जी। तो ये डिस्क्लोजर का प्लीज ध्यान रखना, डिस्क्लोजर गड़बड़ मत करना। फिर हम आते हैं अगले पॉइंट पे, कॉल्ड एज ट्रेड पेबल एंड अदर करंट लायबिलिटी। देखो इस पॉइंट के ऊपर आते ही मैं आपको ये कहूंगा कि भैया इस पॉइंट को याद बिल्कुल भी मत करना। मैं इसमें आपको याद करने को नहीं कह सकता, मैं कहूंगा कि इसे जितना कोशिश करो अपने आप बनाने की कोशिश करो कि क्या क्या, वही जो फॉर्मूला आपके पास है उसके अनुसार आप क्या क्या बना सकते हो। देखो जी, आपने रिसीवेबल की बात की थी, तो रिसीवेबल में आपने क्या क्या यूज किया था, एजिंग रिपोर्ट में मंगाई थी रिसीवेबल की, तो ऐसे ही एजिंग रिपोर्ट आप ट्रेड पेबल वगैरह में भी मंगाओ। अच्छा, वहां पर डायरेक्ट कंफर्मेशन आपने यूज किया था, तो ऐसे ही डायरेक्ट कंफर्मेशन का यूज यहां पर भी करो। मतलब ये सब आपके पास होगा, रिसीवेबल का उल्टा करता जाऊंगा, जो वहां प्रोसीजर अपना है उसका मैं उल्टा करता जाऊंगा, तो मैं ट्रेड पेबल वगैरह पे आ जाऊंगा। बट फिर भी मैं आपको जो की पॉइंट्स हैं वो बता देता हूं, आप उनमें से अगर कोई रिकॉल करना चाहते हो, मतलब आपके पास कई जुगाड़ हैं, या तो आप वो फॉर्मूले के अंदर फिट करते रहो, या फिर रिसीवेबल जैसा ही प्रोसीजर पेबल में बनाओ, क्योंकि बिल्कुल ठीक बनेगा। मतलब ये ना हो रिसीवेबल लिख देना, पेबल बना दो, और फिर मैं उसके बाद कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स भी आपको मार्क कर देता हूं। हाँ जी, पहली बात क्या कहता है, ऑब्टेन द अकाउंट पेबल एजिंग रिपोर्ट। एजिंग रिपोर्ट प्राप्त करो उनकी, बस इतना काफी है। उसके बाद डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर फॉलो करो। लो जी, किससे, ये किसकी बात कर रहा है, ट्रेड पेबल मतलब सन्ड्री क्रेडिटर से। तो फिर कौन होंगे जिनसे आप कंफर्मेशन लोगे, वेंडर्स, डायरेक्टली एंड इंडिपेंडेंटली, यही तो होता है डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर। एंड आस्क देम टू कंफर्म द अमाउंट ऑफ अकाउंट पेबल एज एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड। ठीक है जी, और आगे फिर उसके बाद आप कौन कौन से पॉइंट लिख सकते हैं। हाँ देखिए जी, आपके ट्रेड पेबल में एक और चीज आ रही है, वो क्या, स्टेचुटरी ड्यूज पब्लिक लायबिलिटी। याद करो, कैरो के अंदर बिल्कुल सेम पॉइंट लिखा होगा, कैरो के अंदर लिखा था टीडीएस वगैरह की लायबिलिटी प्रिपेयर अ रीजनेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू द सेल्स, मतलब कैरो में से ये पॉइंट उठा के लिख सकते हो एज इट इज। उसके बाद पहले हम डिस्क्लोजर वगैरह भी देख लेते हैं, फिर देखते हैं और कौन कौन से पॉइंट आप लिख सकते हो। डिस्क्लोजर कैसे होना चाहिए, शेड्यूल 3 के मुताबिक होना चाहिए। अच्छा, फिर द कंपनी शैल शो द फॉलोइंग डिटेल विद रिगार्ड्स, हाँ ये पॉइंट मैं भी इसकी तलाश में था, ये पॉइंट ध्यान रखना, पेपर में वो पूछ सकता है कि डिस्क्लोजर विद रिगार्ड टू द माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज, एमएसएमई, क्योंकि आजकल जोर चल रहा है सरकार का थोड़ा, तो एमएसएमई के रिलेशन में अगर मान लीजिए आपने किसी एमएसएमई को पैसा देना है तो उसके रिलेशन में क्या क्या अमाउंट शो करोगे। पहला, कितना अमाउंट उन्हें देना है, प्रिंसिपल अमाउंट अलोंग विद द इंटरेस्ट। दूसरा, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड बाय द बायर इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 16 ऑफ द एमएसएमई एक्ट, ये याद कर सको तो अच्छा रहेगा। थर्ड, amount of interest due and payable for the period of delay, overdue, the amount of interest accrued and remain unpaid
एट द एंड ऑफ द ईच अकाउंटिंग ईयर, मतलब एक्रूड हो चुका है बट अभी आपने पे नहीं किया उन्हें। तो एमएसएमई के रिलेशन में डिस्क्लोजर ध्यान रखना, ये रेलेवेंट है, ये अपने आप में आ सकता है। उसके अलावा एडिशनल डिस्क्लोजर, अदर करंट लायबिलिटी। हाँ जी, कैसे कैसे डिस्क्लोज कर सकते हो अदर करंट लायबिलिटीज में? इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन द बोरोइंग, interest accrued but not due on the borrowing, interest accrued and due on the borrowing, income received in advance, वो भी आपकी करंट लायबिलिटी है, अदर करंट लायबिलिटी में है, अनपेड डिविडेंड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फॉर अलॉटमेंट एंड ड्यू फॉर रिफंड। ये ध्यान रखना, इस पॉइंट पे अपने आप में सवाल पूछा जा सकता है, ये इसके ऊपर एक बात सुनो आप, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फॉर अलॉटमेंट एंड ड्यू फॉर रिफंड, क्या वो आपकी अदर करंट लायबिलिटीज में आनी चाहिए? बिल्कुल ठीक। बट एप्लीकेशन मनी जो कि इक्विटी के लिए आई है, जो इक्विटी में ही आपने एडजस्ट करनी है, तो क्या वो अदर करंट लायबिलिटीज में आएगी या इक्विटी में आएगी? इक्विटी में आएगी, ठीक है। बट जो एप्लीकेशन मनी आपको सब्सक्रिप्शन अमाउंट से ऊपर आई है, मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन जो हुआ है, उसका क्या होगा? उसका क्या होगा? वो अदर करंट लायबिलिटीज के अंदर आएगी। यही तो बात की है, ये रही। तो यानी कि जो एप्लीकेशन मनी एडजस्ट होने वाली है तो इक्विटी के लिए, तो उसको इक्विटी के इक्विटी के हेड में शो किया जाएगा, और जो शेयर एप्लीकेशन मनी रिफंडेबल है क्योंकि वो ओवर सब्सक्राइब्ड हो गई थी, ज्यादा आ गई थी जरूरत से, तो वो अदर करंट लायबिलिटीज के अंदर दिखा दी जाती है। बताओ जी, यहां तक कोई भी दिक्कत? तो ये हमारा डिस्क्लोजर हुआ करंट लायबिलिटीज का। अब और कोई पॉइंट्स जो आप देख सकते हो, आइएगा और पॉइंट्स देख लेते हैं कि हम कौन कौन से पॉइंट इसके अंदर लिख सकते हैं अदर करंट लायबिलिटीज के अंदर। जी, ये पॉइंट भी आसान है। फॉर एग्जांपल, कई बार क्या होता है कि हमारी बैलेंस शीट के अंदर सन्ड्री क्रेडिटर लगातार शो हो रहा है, मतलब आप उसको अमाउंट पे ही नहीं कर रहे। तो फिर अगर ऐसे डेटर शो हो रहा हो जिसको जो आपको अमाउंट नहीं पे कर रहा, तो फिर आप क्या कहते हो? एक्सपेंडिचर बुक कर लेते हो टू बैड डेट्स के नाम से। सिमिलरली एक क्रेडिटर है जिसको आप पैसा दे ही नहीं रहे लगातार, चाहे वो फर्जी हो चाहे कुछ भी हो, शो हो ही जा रहा है, तो फिर क्या होगा? क्या वो आपकी इनकम में आ जाना चाहिए? यस, उसे कहता है राइट ऑफ, मतलब इस क्रेडिटर को राइट ऑफ कर देना। तो फिर रिव्यू द प्रोसेस फॉलोड बाय द कंपनी टू आइडेंटिफाई इफ एनी ओल्ड क्रेडिटर्स नीड टू बी रिटर्न बैक। तो ये पॉइंट देख लेना। उसके बाद अगर आपको ध्यान हो तो ये पॉइंट हमने रिसीवेबल के अंदर किया था, सेम एज रिसीवेबल। लास्ट के 5 इनवॉइसेस उठाओ, सेम एज इन रिसीवेबल। हाँ जी, लास्ट के 5 इनवॉइसेस उठाओ। फॉर द लास्ट 5 इनवॉइसेस रिसीव्ड और रिकॉर्डेड एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग डेट, मतलब कट ऑफ डेट जो 31 मार्च थी, एंड विच हैव बीन इंक्लूडेड इन द ट्रेड पेबल, जिसके लिए आपने क्रेडिटर्स भी दिखा दिए हैं, परचेज भी रिकॉर्ड कर दी होगी। एक चीज जरा बता दो कि गुड्स आई हैं कि नहीं आई? The goods should have been received, or the ownership of the goods should have been transferred in the nature of in the favor of the entity। ये अच्छे पॉइंट है, ध्यान रखना। ठीक है जी, आगे फिर उसके बाद सारी के सारी आइटम्स, जो सारी की सारी गुड्स जो कि आपको रिसीव हुई हैं प्रायर टू द कट ऑफ डेट, मतलब फाइनेंशियल ईयर एंड तक, वो सारी की सारी आपके परचेस के अंदर इंक्लूड कर दी गई हैं, ट्रेड पेबल के अंदर इंक्लूड की गई है। यही की यही पॉइंट ट्रेड रिसीवेबल में भी आया था। बाकी स्टैट्यूटरी ड्यूज कैरो से लिख लोगे, और डिस्क्लोजर ध्यान रखना, ये डिस्क्लोजर एमएसएमई का डिस्क्लोजर जरूर दिखा देना। एडिशनल डिस्क्लोजर में इंटरेस्ट एग्रीड बट नॉट ड्यू, इंटरेस्ट एक्रीड एंड ड्यू, फिर इनकम रिसीव्ड, अनपेड डिविडेंड और शेयर एप्लीकेशन मनी के बारे में कमेंट करके आपके पास पूरा लेंथ वेंथ जितनी चाहिए आपको सब मैनेज हो जाएगी। फिर हम आते हैं लोन्स एंड एडवांसेस के ऊपर। लोन्स एंड एडवांसेस, सबसे पहले तो देखो कैरो के अंदर आपने क्या क्या किया हुआ है, कैरो के अंदर कौन कौन से पॉइंट कवर कर चुके हो ऑलरेडी, आइएगा देखते हैं। चलो जी, तो देखते हैं जी जरा कैरो के अंदर क्या शो किया हुआ है हमने लोन्स एंड एडवांसेस पे। तो भाई साहब वहां पे तो इतना कुछ है हमारे पास शो करने के लिए कि पूछो मत। लोन्स एंड एडवांसेस, ये तो हो गया इन्वेंट्री। उसके बाद कैरो में आइएगा, ड्यूरिंग द ईयर क्या कंपनी ने कोई लोन्स एंड एडवांसेस दिया है?
whether during the year company has provided loan or provided advances in the nature of loan or guarantee or security provide किया to any other entity। क्या ये सारा आपने कैरो में पढ़ रखा है? लो जी, ये सब कुछ कैरो के अंदर पढ़ रखा है। मेरे ख्याल से इतना ही लिख दिया तो मोर देन इनफ है वैसे तो, बट फिर भी उसके अलावा भी और कुछ स्पेसिफिक पॉइंट अगर आप देखना चाह रहे हो तो आ जाइए। अगर पहली बात तो कैरो तो ध्यान रखना ही रखना है, दोबारा बोल रहा हूं। उसके अलावा भी हम प्रिपेयर तो ज्यादा कर लेते हैं। पहली बात, डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर शायद वहां नहीं है, हाँ जी। फिर असेस द अलाउंसेस फॉर द डाउटफुल अकाउंट्स। डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर किससे? वो जिन पार्टियों ने लोन लिया उनसे पूछ तो लो भाई कितना लोन लिया है। फिर अलाउंसेस फॉर द डाउटफुल, कितने डूबेंगे जरा ये भी देख लो। एजिंग रिपोर्ट वहां पे लिखा हुआ है, ऑब्टेन द एजिंग रिपोर्ट, ऑब्टेन द लिस्ट ऑफ एडवांसेस अंडर द लिटिगेशन। लो जी, ध्यान रहेगा आगे। फिर उसके बाद कंप्लीटनेस में हाँ देखिएगा, ये नया पॉइंट होगा। इंस्पेक्ट द मिनट्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू कंफर्म कि सारे के सारे मटेरियल लोन्स एंड एडवांसेस जो हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा अप्रूव्ड हैं। रिलेटेड पार्टी का पॉइंट वहां पर आ गया था। अब डिस्क्लोजर देख लीजिएगा, डिस्क्लोजर यहां पर है, वहां पर नहीं है। डिस्क्लोजर ध्यान से देखिएगा, हाँ जी। डिस्क्लोजर कैसे है? एज पर द शेड्यूल 3 टू द कंपनीज एक्ट है। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस सबसे बड़ा हेडिंग, उसके बाद लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस को क्लासिफाई किया। कैपिटल एडवांसेस, लोन्स एंड एडवांसेस टू द रिलेटेड पार्टी, अदर लोन्स एंड एडवांसेस। द अबव शैल बी सेपरेटली सब क्लासिफाइड एज, हाँ जी, सिक्योर्ड। मतलब इनका फर्दर, इन सब का जो भी ऊपर लोन्स एंड एडवांसेस है उनका फर्दर क्लासिफिकेशन कैसे होगा? सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड और डाउटफुल, ये तीन तरीके से फर्दर क्लासिफिकेशन। फिर जो भी आपके बैड एंड डाउटफुल लोन्स हो रहे हैं एंड एडवांसेस हो रहे हैं वो भी रिस्पेक्टिव हेड में, रेलेवेंट हेड के अंदर ही शो करना। फॉर एग्जांपल अगर सिक्योर्ड के अंदर डाउटफुल है तो वहां पर सिक्योर्ड के अंदर डाउटफुल दिखाना, अनसिक्योर्ड के अंदर डाउटफुल वहां पे दिखाना। फिर अगर कोई लोन्स एंड एडवांसेस आपने दिया हुआ है अपने खास रिश्तेदारों को, फॉर एग्जांपल डायरेक्टर और अदर ऑफिसर ऑफ द कंपनी को, तो उसका डिस्क्लोजर दिखाओ। फिर उसके बाद अमाउंट ड्यू बाय द फर्म और प्राइवेट कंपनी रिस्पेक्टिवली इन विच एनी ऑफ द डायरेक्टर शुड बी। और हम दोबारा देख लीजिएगा सेक्शन 2 क्लॉज 76, अगर आपको ध्यान हो तो अच्छी बात है। सेक्शन 2 क्लॉज 76 रिलेटेड पार्टी की ट्रांजैक्शन, अगर नहीं भी ध्यान तो फिर डायरेक्टर, पहली बात लोन्स एंड एडवांसेस ड्यू बाय जो डायरेक्टर एंड अदर ऑफिसर ऑफ द कंपनी की तरफ से ड्यू है वो दिखाइएगा। उसके बाद अमाउंट ड्यू बाय द फर्म और प्राइवेट कंपनी, वो फर्म या प्राइवेट कंपनी जिसमें कि आपकी कंपनी का डायरेक्टर, फर्म है तो पार्टनर है, प्राइवेट कंपनी है तो डायरेक्टर है या मेंबर है, उसको भी डिस्क्लोजर सेपरेटली करो। उसके बाद शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस टू रिलेटेड पार्टी अदर्स, फिर उसका भी सब क्लासिफिकेशन बिल्कुल वैसे ही जैसे लॉन्ग टर्म का किया है। फिर उसमें भी अलाउंसेस वैसे ही जैसे वहां पर किए हैं। फिर उसमें भी लोन्स एंड एडवांसेस ड्यू बाय द डायरेक्टर्स और फर्म बिल्कुल वैसे का वैसे। तो आपके लिए भाई मैं कह सकता हूं कि लेंथ का तो इशू है नहीं, क्योंकि डिस्क्लोजर अपने आप में इतना बड़ा पॉइंट है कि वो इतने अपने आप में कवर कर लेगा सब कुछ। तो एक बार दोबारा से कवर कर लेते हैं कि कौन कौन से पॉइंट आपने लोन्स एंड एडवांसेस में कवर करने हैं। कई पॉइंट तो आपने कैरो से उठा लिए होंगे, लगभग 6-7 पॉइंट तो वहां कैरो से उठा लिए होंगे। उसके बाद आपके पास ये हेडिंग्स हैं ही, कुछ भी गड़बड़ हो जाए तो यहाँ पर हेडिंग्स में लिख सकते हो, कुछ भी ब्लैंक हो जाए सब कुछ वहां तो भी हेडिंग्स के अंदर अपने आप लिख सकते हो। और तीसरा कुछ स्पेसिफिक पॉइंट जो बता रहा हूं, डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर, लोन्स एंड एडवांसेस का प्राप्त कर लेना, अलाउंसेस चेक कर लेना फॉर द डाउटफुल एडवांसेस, एजिंग रिपोर्ट लोन्स एंड एडवांसेस की प्राप्त कर लेना, देख लेना कौन डूबने वाला है, 90 दिन से ऊपर मतलब खतरा है। ऑब्टेन द लिस्ट ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस जो लिटिगेशन में है उनको प्रीवियस ईयर से चेक कर लेना। फिर उसके बाद ये बोरोइंग में भी आपने पॉइंट लिखा था, तो ये बोरोइंग का उल्टा लोन्स एंड एडवांसेस हो गया ना, बस और क्या। फिर उसके बाद मिनट्स बुक चेक कर लेना कि सारे मटेरियल लोन्स एंड एडवांसेस जो हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं अप्रूव किए हैं। उसके बाद अच्छा, रिलेटेड पार्टी में एक चीज ध्यान रख लेना, अगर कोई भी रिलेटेड पार्टी लोन्स एंड एडवांसेस दिया है, याद करो इससे 550 के अंदर क्या करते हो, कोई भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हुई है तो फिर उसको प्रॉपर्ली ऑथराइज किया जाएगा। एंड वैल्यू ऑफ सच ट्रांजैक्शन कहां पर होनी चाहिए? आर्म लेंथ बेसिस पे होनी चाहिए। आगे। अच्छा, ये भी पॉइंट देख सकते हो कि लोन्स एंड एडवांसेस
अगर मटेरियल है, इफ मटेरियल, तो क्या प्रॉपर ऑथराइजेशन बाय द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल है कि नहीं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तो अप्रूवल चाहिए, इसके अलावा मेमोरेंडम एंड आर्टिकल की भी अप्रूवल। फिर डिस्क्लोजर पे आ गई, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में कैपिटल एडवांसेस, फिर रिलेटेड पार्टी अदर एडवांसेस, फिर सब क्लासिफाई किया जाएगा। किस तरीके से इनको सब क्लासिफाई किया जाएगा? सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, डाउटफुल। फिर अलाउंसेस फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स एंड लोन्स शुड बी डिस्क्लोज्ड, मतलब जो भी बैड एंड डाउटफुल हैं उनको रिस्पेक्टिव हेड के अंदर ही शो कर देना। फिर जो भी ड्यू है फ्रॉम द डायरेक्टर और अदर ऑफिसर ऑफ द कंपनी वो सेपरेटली शो करना, और अमाउंट ड्यू बाय द फर्म्स ऑफ द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जिसमें आपकी कंपनी का डायरेक्टर जो है वो फर्म है तो पार्टनर है, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो मेंबर या डायरेक्टर है, तो उनको भी एडवांसेस दिखाओ। सेम एज शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में भी बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल सेम डिस्क्लोजर आ जाएगा। लो जी, उसके बाद अच्छा एक डिस्क्लोजर और देख लेना। हाँ जी, ये डिस्क्लोजर भी देख लेना। Following disclosure shall be made where the loans or advances in the nature of the loans are granted to promoters, directors and the related parties, जो कि कंपनीज एक्ट में डिफाइंड है। तो अगर इन लोगों को आपने लोन्स एंड एडवांसेस दिए हैं तो फिर आपने क्या करना है? टाइप ऑफ द बोरोवर, प्रमोटर, डायरेक्टर, अमाउंट ऑफ द लोन और एडवांस इन द नेचर ऑफ लोन आउटस्टैंडिंग, और ये लोन टोटल लोन के तुलना में कितने हैं। हालांकि ये कैरो के अंदर भी आ रहा है, यही पॉइंट कैरो के अंदर भी आया है, मगर डिस्क्लोजर में थोड़ा ये सेपरेटली दिखाया है। ध्यान रखना, डिस्क्लोजर पे ना अपने आप में भी पॉइंट पूछ सकता है वो। तो मैंने सबसे ज्यादा जोर, अगर आप देख रहे हो कि तो बार बार मैं डिस्क्लोजर पे दे रहा हूं कि सबसे ज्यादा जोर डिस्क्लोजर, क्योंकि डिस्क्लोजर का पॉइंट बस सीए इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग लिखा ना, बाकी आपके पास हेडिंग्स हैं, बहुत सारे जुगाड़ हैं उसके बाद आपको संभालने के लिए, कैरो रिपोर्ट है, बहुत सारे जुगाड़ हैं, बट डिस्क्लोजर का पॉइंट इनके अनुसार करना, क्योंकि वहां ना शेड्यूल 3 लग जाता है। चलिए हाँ जी, उसके बाद हम आते हैं, हमारा शायद आखिरी ही पॉइंट होगा ये, प्रोविजंस एंड कंटिंजेंट लायबिलिटी। प्रोविजंस एंड कंटिंजेंट लायबिलिटी, अब ये पॉइंट जो है ना थोड़ा सा ये यहां पर थोड़ी टेक्निकलिटी आएगी। वैसे तो आप लिख सकते हो प्रोविजंस के बारे में, कंटिंजेंट लायबिलिटी के बारे में लिख सकते हो, मगर मुझे थोड़ा सा फिर भी डाउट है कि आप क्या अपने आप सारे के सारे पॉइंट बना पाएंगे या इस पे नहीं। तो इस पॉइंट को मैं थोड़ा धीरे धीरे करवा रहा हूं, प्रोविजंस एंड कंटिंजेंट लायबिलिटी। सबसे पहली बात आता है प्रोविजंस के ऊपर आता हूं मैं। प्रोविजंस, हाँ जी, ये भी पूछ सकता है कि डिफाइन द प्रोविजन, व्हेन इट शैल बी रिकॉग्नाइज्ड, फिर ऑडिट प्रोसीजर्स, कुछ भी पूछ सकता है यहां पर। तो ध्यान रखना प्रोविजंस एंड कंटिंजेंट लायबिलिटी, हालांकि अब आएगा या नहीं मैं ये नहीं कह पाऊंगा कि आएगा या नहीं, बट अगर आए तो एटलीस्ट इसके बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉशियस रहना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा ज्यादा टेक्निकल हो जाता है। प्रोविजन क्या है मैं जानता हूं, एक लायबिलिटी है, ठीक है, जिसे कैसे मेजर किया जाता है? तुक्के से, मतलब बाय यूजिंग द सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ द एस्टिमेशन। एस्टिमेशन मतलब तुक्का। ये और बताता है कि सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेट लगाया जाएगा तब उसे मेजर किया जाएगा, ये प्रोविजन है। ओके, फिर कहता है प्रोविजन को रिकॉग्नाइज कब किया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में? जब एंटिटी हैज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज अ रिजल्ट ऑफ द पास्ट इवेंट। पास्ट में आपने गुड्स बेचे, गुड्स सोल्ड किए, जिसके कारण आपका प्रेजेंट ऑब्लिगेशन आ रहा है टैक्स का। लो जी, तो फिर प्रोविजन फॉर टैक्स हो गया। फिर इट इज प्रोबेबल डेट एन आउटफ्लो ऑफ द रिसोर्सेस embodying the economic benefit will be required to settle the obligation। प्रोविजन को कब रिकॉग्नाइज किया जाएगा? दूसरा कारण क्या है रिकॉग्नाइज करने का? दोबारा से पढ़िएगा, दूसरा क्या है, कब रिकॉग्नाइज किया जाएगा? जी, कोई एग्जांपल? कहता है इट इज प्रोबेबल, प्रोबेबल मतलब इस बात की संभावना है, that an outflow of resources will be required, that an outflow of resources मतलब कि आपकी तरफ से कुछ आउटफ्लो होगा, कुछ अमाउंट आउटफ्लो होगा, कुछ पैसे का आउटफ्लो होगा, टू सेटल द ऑब्लिगेशन, उस ऑब्लिगेशन को निभाने के लिए जो कि आपकी लायबिलिटी बना हुआ है। इट इज प्रोबेबल, इस बात की संभावना है, डेट एन आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेस, कि कुछ रिसोर्सेस का आउटफ्लो होगा, मगर अब एक वर्ड आया एम्बॉडिंग द इकोनॉमिक बेनिफिट, मतलब अराइजिंग आउट ऑफ द इकोनॉमिक बेनिफिट, यानी कि जो आपने इकोनॉमिक बेनिफिट उठाए हैं
इकोनॉमिक बेनिफिट जो आपने उठाए हैं उसमें से अब कुछ आउटफ्लो होगा। फॉर एग्जांपल आपने बेचा फ्रिज, आपने अगर फ्रिज बेचा तो फ्रिज को आपने 3 साल की वारंटी ली थी, तो फिर आपकी ये संभावना है कि 1 या 2 साल के बाद कहीं ना कहीं ऑन साइट वारंटी है, तो कहीं ना कहीं मुझे वारंटी के ऊपर कुछ ना कुछ खर्चा तो करना पड़ेगा, ये मेरा ही खर्चा है। तो फिर पहले तो मुझे इकोनॉमिक बेनिफिट मिल गए, मतलब फॉर एग्जांपल मेरी सेल ऑफ फ्रिज रिकॉग्नाइज हो गई, मेरे उसमें प्रॉफिट रिकॉग्नाइज हो गए। अब उसमें से एक सर्टेन प्रोविजन मुझे उठाकर अलग रखना पड़ेगा, प्रोविजन फॉर वारंटीज के लिए, प्रोविजन फॉर वारंटीज के लिए, प्रोविजन फॉर वारंटीज। तो ये क्या खर्चा है, ये प्रोबेबल खर्चा है कि मेरा आउटफ्लो होगा कहां से, आउट ऑफ द इकोनॉमिक बेनिफिट या एम्बॉडिंग द इकोनॉमिक बेनिफिट विल बी रिक्वायर्ड टू सेटल द ऑब्लिगेशन, क्योंकि मेरी लायबिलिटी है, 3 साल की वारंटी मेरी लायबिलिटी है। समझ आई बात। एंड थर्ड, अ रिलायबल एस्टिमेट कैन बी मेड ऑफ द अमाउंट ऑफ द ऑब्लिगेशन, मतलब जिसका रिलायबल एस्टिमेट किया जा सके कि हाँ जी, चाहे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट या ये, तो अगर ये तीनों प्रोविजंस नहीं में, तीनों कंडीशंस मेट नहीं कर रही हैं, तो फिर प्रोविजन रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा। 3 कंडीशन है। प्रोविजन कब रिकॉग्नाइज होगा, एंटिटी का प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है एज अ रिजल्ट ऑफ द पास्ट इवेंट, मतलब पास्ट में कोई काम किया था जिसकी वजह से प्रेजेंट में ऑब्लिगेशन है, पास्ट में सेल की थी, आज के डेट में वारंटी ड्यू है, पास्ट में आपने गुड सोल्ड किए थे, आज आपका टैक्स ड्यू है। इट इज प्रोबेबल डेट एन आउटफ्लो ऑफ द रिसोर्सेस, तो आपका आज के डेट में पेमेंट आपको टैक्स की करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपको फ्यूचर एम्बॉडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट, क्योंकि आपने इकोनॉमिक बेनिफिट उठाए हैं, विल बी रिक्वायर्ड टू सेटल द ऑब्लिगेशन, क्योंकि आपकी इनकम टैक्स की लायबिलिटी है जिसको आपने पे करना है। तो फिर थर्ड, रिलायबल एस्टिमेट आप इस ऑब्लिगेशन का बना सकते हैं। तो अगर ये तीनों शर्तें पूरी हो रही हैं तभी प्रोविजन रिकॉग्नाइज किया जाएगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है जी। फिर हम आते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटी पर। कंटिंजेंट लायबिलिटी इज अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन, पॉसिबल यहां वर्ड क्या था देखिएगा, यहां क्या था, इट इज प्रोबेबल, फिर पॉसिबल ऑब्लिगेशन दैट अराइज फ्रॉम द पास्ट इवेंट and whose existence will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more future uncertain event, not wholly within the control of entity। कोई मेरा लीगल केस चल रहा है, लीगल केस के जीतने या ना जीतने पे डिपेंड करेगा कि मेरी ये लायबिलिटी बन रही है कि नहीं, क्योंकि मैंने जो माल बेचा था या मैंने जो माल बेचा था वो कस्टमर ने कहा है घटिया क्वालिटी का निकला है, मेरे ऊपर उसने केस कर दिया है, तो अब पॉसिबल ऑब्लिगेशन है that arise from the past event, सेल पास्ट में हुई थी, whose existence will be confirmed, मतलब पता तभी लगेगा जब occurrence और नॉन occurrence of one or more future uncertain event होगा, बट जो कि एंटिटी के कंट्रोल में नहीं है। और या फिर a present obligation, वर्तमान में जो ऑब्लिगेशन अराइज हुआ है, डेट अराइज फ्रॉम द पास्ट इवेंट बट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बिकॉज, बट जिसे मैंने पास्ट में रिकॉग्नाइज क्यों नहीं किया था, बिकॉज ये पक्का नहीं था। इट इज नॉट प्रोबेबल दैट एन आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेस एम्बॉडिंग द इकोनॉमिक बेनिफिट विल बी रिक्वायर्ड, मतलब मुझे ये पक्का पास्ट में नहीं था कि मेरा आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेस होगा ही होगा। और दूसरी बात, द अमाउंट ऑफ ऑब्लिगेशन कैन नॉट बी मेजर्ड विद द सफिशिएंट लायबिलिटी, क्योंकि ये दोनों कंडीशन मेट नहीं कर रही थी, तो ये प्रोविजन नहीं बना पाया था मैं, ये प्रोविजन नहीं बना पाया था मैं, इसलिए मैं पास्ट में रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया। बट आज मेरा प्रेजेंट में ये ऑब्लिगेशन अराइज हो गया है फ्रॉम द पास्ट इवेंट, बट मैं रिकॉग्नाइज क्यों नहीं कर पाया था, क्योंकि ये प्रोबेबल नहीं था कि आउटफ्लो होगा ही होगा, एम्बॉडिंग द इकोनॉमिक बेनिफिट विल बी रिक्वायर्ड टू सेटल द ऑब्लिगेशन, या फिर अमाउंट ऑफ ऑब्लिगेशन मेजर्ड नहीं कर पा रहा था विद द सर्टेनिटी। तो इसे मैं कहता हूं कंटिंजेंट लायबिलिटी। क्या कहते हैं जी? कंटिंजेंट लायबिलिटी। तो अगर आप कहें कि ये सेकंड पॉइंट का परफेक्ट एग्जांपल क्या बनता है, तो मैं कहूंगा जो वारंटी है ना, एक्चुअल में वारंटी वो कंटिंजेंट लायबिलिटी के अंदर परफेक्ट एग्जांपल ही बनता है। प्रोविजन फॉर वारंटी कम कंपनीज मेंटेन करती हैं, बट वारंटी एक्चुअल में कंटिंजेंट लायबिलिटी होती है। वारंटी के बारे में अगर मैं बात करूं, क्यों? क्योंकि देखो, ये तो पता है कि फ्यूचर में कुछ ना कुछ खर्चा होगा, परंतु कितना होगा ये एस्टिमेट मेरे पास प्रॉपर नहीं होता वारंटी में। ठीक है ना। तो कुछ कंपनियां, हालांकि मेरे पास कुछ ऐसे क्लाइंट्स हुआ करते थे जब हम किया करते थे कि प्रोविजन फॉर वारंटीज, मतलब जहां कंपनियां ये कंज्यूमर ड्यूरेबल बेचा करती थी, आज भी कई कंपनियां अपनी बैलेंस शीट के अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर प्रोविजन फॉर वारंटी दिखाती हैं। बट फिलहाल वारंटी अगर एग्जैक्टली देखा जाए तो वो कंटिंजेंट लायबिलिटी में क्लासीफाई होती है,
क्यों? क्योंकि वो इस डेफिनेशन के अंदर बिल्कुल सही तरीके से फॉल कर जाती है। कहता है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन डेट अराइज फ्रॉम द पास्ट इवेंट, क्योंकि पास्ट में सेल की थी, बट इज नॉट रिकॉग्नाइज, बट उसे पास्ट में रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था। क्यों? इट इज नॉट प्रोबेबल, क्योंकि ये पक्का नहीं था। डेट एन आउटफ्लो ऑफ द रिसोर्स, कि जो आउटफ्लो ऑफ द रिसोर्स है वो होगा ही होगा। इम्बॉडिंग द इकोनॉमिक बेनिफिट विल बी रिक्वायर्ड, यानी कि जो आपने बेनिफिट अराइज हुए हैं, जो आपको इकोनॉमिक बेनिफिट अराइज हुए हैं, उसमें से आउटफ्लो होगा ही होगा, क्योंकि 10 प्रोडक्ट है, 10 में से 5 या 6 में वारंटी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, बाकी सब में नहीं पड़ेगी। फिर द अमाउंट ऑफ द ऑब्लिगेशन कैन नॉट बी मेजर्ड विद द सफिशिएंट रिलायबिलिटी। तो ये कंटीजेंट लायबिलिटी की डेफिनेशन है। तो एक बार प्रोविजन की और कंटीजेंट लायबिलिटी की, ये अगर आप लिख आते हो तो ध्यान रखना, मार्क्स तो वैसे ही बन गए। अब रही सही बात ऑडिट प्रोसीजर की। अब ऑडिट प्रोसीजर के अंदर आप अपने तीर तुक्के, कमान वगैरह सब, तलवारें सब चला सकते हो, वो आपके सबके ऊपर होगा। फॉर एग्जाम्पल ऑडिट प्रोसीजर्स, हाँ जी, ऑडिट प्रोसीजर क्या क्या होगा देखिएगा। पहली बात obtains a list of all the provisions, सारे प्रोविजन की लिस्ट देखिए और कंपेयर कीजिएगा विद द बैलेंसेस इन द लेजर, मतलब कि वो है सही है, वो लेजर में भी यही बैलेंसेस आ रहे हैं या नहीं आ रहे, इस बात को प्लीज जरा चेक कर लीजिएगा। ठीक हो गई थी बात। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहता है इंस्पेक्ट द अंडरलाइन। मैंने कहा ये थोड़ा सा यहाँ पे जो स्पेसिफिक पॉइंट मैं करवा रहा हूँ उनकी तरफ थोड़ा ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि शायद इसके ऊपर अगर बनाने में कोई भी मुश्किल है। वैसे तो इन सभी हेडिंग्स के जो है वो आप जो स्टैंडर्ड पॉइंट है वो तो लिख ही सकते हो। ये एग्जिस्ट करती है, कंटिजेंट लायबिलिटी एग्जिस्ट करती है, प्रोविजंस एग्जिस्ट करता है, ये सारे पॉइंट तो लिख ही सकते हो, बट थोड़े से स्पेसिफिक पॉइंट थोड़े से ज्यादा टेक्निकल है, ध्यान रखना। पहला अंडरलाइंग एग्रीमेंट देखिएगा, मतलब जो एग्रीमेंट आप अगर रेफ्रिजरेटर वगैरह या फिर कोई एसी वगैरह बेच रहे हो तो कस्टमर के साथ एग्रीमेंट में क्या लिखा है, कितने साल की वारंटी है, वो वारंटी ऑनलाइन है या ऑन साइट है, कौन सी वारंटी है। तो मतलब अंडरलाइंग द एग्रीमेंट लाइक एग्रीमेंट विद द कस्टमर टू असेस द वारंटी कमिटमेंट, या फिर कोई एनी अदर लीगल क्लेम ऑन द एंटिटी लिटिगेशन वगैरह, ये दोनों पॉइंट देख लेना। सबसे पहले ये प्रोविजन के ऊपर लिखा है ऑब्टेन द लिस्ट ऑफ द प्रोविजन एंड कंपेयर करो बैलेंस में वही आ रहे हैं कि नहीं। दूसरी बात वारंटी के ऊपर लिखे, कंटीजेंट लायबिलिटी के ऊपर इंस्पेक्ट द अंडरलाइंग एग्रीमेंट विद द कस्टमर, ताकि वारंटी का एग्रीमेंट में क्या कहना है, फिर लिटिगेशन वगैरह भी देख लेना कि उससे रिलेटेड क्या मैटर है। आगे फिर वैल्यूएशन की बात करता है। वैल्यूएशन, हाँ जी, ऑब्टेन द अंडरलाइंग वर्किंग एंड द बेसिस फॉर ईच ऑफ द प्रोविजन मेड, मतलब हर प्रोविजन कैसे बनाया गया है जरा उसके बारे में देख लीजिएगा फ्रॉम द मैनेजमेंट एंड वेरीफाई वेदर द सेम इज कंप्लीट एंड एक्यूरेट प्रोविजन के लिए। बट जब कंटीजेंट लायबिलिटी के लिए आता हूं ना, फॉर एग्जांपल वारंटी वगैरह के क्लेम, तो यहां पर आता है एक टेक्निकल मुद्दा। फॉर एग्जांपल 3 साल पहले आपने फ्रिज बेचा था, पॉसिबिलिटी पहले साल में वारंटी की कम है, दूसरे साल में थोड़ी ज्यादा है, तीसरे साल में सबसे ज्यादा है। फिर 10 में से शायद 8 फ्रिज के अंदर वारंटी की जरूरत पड़े, 6 में कभी जरूरत ना पड़े। फिर 8 में से भी 3 ऐसे होंगे जिसमें बहुत मेजर पूरे का पूरा कंप्रेशर शायद चेंज करना पड़े, बाकी 3-4 में छोटी मोटी जरूरत पड़े। फिर भाई इतनी सारी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन लगा के एक पॉसिबल अमाउंट निकाल पाना वारंटी का कि कितना होगा, ये बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए जब वारंटी वगैरह के क्लेम होते हैं तो यहाँ पर कंटीजेंट लायबिलिटी की कैलकुलेशन के लिए एक्चुअरी आता है। एक्चुअली क्या होता है, ये एक वैल्यूअर होता है जिसको इन चीजों का एक्सपीरियंस होता है, जैसे कि इंश्योरेंस की लायबिलिटी। तो इंश्योरेंस की लायबिलिटी किसी भी इंश्योरेंस कंपनी को कितनी इंश्योरेंस लायबिलिटी बन सकती है, इसके लिए भी एक्चुअरीज की कैलकुलेशन होती है। तो ये एक स्पेसिफिक लोग होते हैं, मैथमेटिक्स के एक्सपर्ट होते हैं, जो अपनी कैलकुलेशन लगा के बताते हैं कि कितनी लायबिलिटी कंपनी के एंड पर आ सकती है। तो ये देख लीजिएगा कि वेरेवर रिक्वायर्ड ऑब्टेन द एक्सपर्ट्स रिपोर्ट, एक्सपर्ट कौन है यहाँ पर, एक्चुअरी है, कैलकुलेशन एंड द अंडरलाइंग वर्किंग फॉर the provision amount, the example for warranty involving the complex calculation, some entities get that valued through an actuary। हाँ जी, तो अगर एक्सपर्ट की रिपोर्ट देख लीजिएगा, वहां पर उनकी कैलकुलेशन का मेथड देख लीजिएगा कि किस तरीके से कैलकुलेशन हुई है पूरी की पूरी, चाहे प्रोविजंस की हो चाहे वारंटी की हो। आगे इन सच केस द ऑडिटर मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट कर सकता है, जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट का हमने टॉपिक किया था ना, बिल्कुल वैसे ही, टू शेयर द एक्चुअरी वैल्यूएशन रिपोर्ट। एक्चुअली वैल्यूएशन रिपोर्ट के बेसिस पर ऑडिटर अंडरस्टैंड कर सकता है कि हाँ जी उस रिपोर्ट के ऊपर रिलाई, मतलब उस रिपोर्ट को पढ़ के वो अंदाजा लगा सकता है कि क्या बेसिस ऑफ कैलकुलेशन है। एंड इन केस ऑफ एनी मैटर अंडर द लीगल डिस्प्यूट द ऑडिटर शैल रिक्वेस्ट फॉर द असेसमेंट मेड बाय द लीगल एक्सपर्ट। लीगल एक्सपर्ट मतलब एडवोकेट से कह सकता है कि क्या पॉसिबिलिटी है मेरे ऊपर लायबिलिटी या एंटिटी के ऊपर लायबिलिटी अराइज होने की।
ठीक है जी। उसके बाद डिस्क्लोजर पे आ जाते हैं। लो जी, डिस्क्लोजर तो इसका ज्यादा मुश्किल नहीं है। फिलहाल इन पॉइंट्स पे दोबारा ध्यान देना। एग्जिस्टेंस के बारे में, लिस्ट ऑफ प्रोविजन को कंपेयर करो जी लेजर बैलेंसेस से। फिर अंडरलाइंग एग्रीमेंट चेक करो किसके साथ, जो कि आपका कस्टमर के साथ हुआ है, ताकि वारंटी के आपने कमिटमेंट क्या कर रखे हैं। फिर उसके बाद अगर कोई झगड़ा हुआ तो लीगल क्लेम्स वगैरह क्या क्या होंगे, लिटिगेशन पे क्या क्या लिखा हुआ है। फिर अंडरलाइंग वर्किंग एंड बेसिस फॉर कैलकुलेशन देख लो कि प्रोविजंस किस तरीके से कैलकुलेट किए गए हैं, एंड किससे लेंगे ये वर्किंग वगैरह, मैनेजमेंट से लेंगे, एंड वेरीफाई देम कि ये एक्यूरेट है, मतलब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वगैरह चेक करके देख लो कि ये एक्यूरेट है। अब वारंटी के लिए या कंटिजेंट लायबिलिटी के लिए वेर एवर रिक्वायर्ड एक्सपर्ट की रिपोर्ट कैलकुलेट कर लो, मंगवा लो, कैलकुलेशन उसकी चेक कर लो। एंड इसके लिए सम एंटिटीज में गेट द वैल्यू थ्रू एन एक्चुअरी, मतलब एक्चुअरीज की रिपोर्ट भी मंगवा सकती हैं, वही होती है वारंटी के लिए, नॉर्मली वही होती है। फिर इन सच केस ऑडिटर मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट कर सकता है कि जो भी एक्चुअरी की रिपोर्ट है वो प्लीज उसके साथ शेयर कर दी जाए। फिर अगर कोई मामला लीगल डिस्प्यूट में चला गया है तो लीगल लायबिलिटी क्या होगी, ये लीगल काउंसिल से बातचीत करके ऑडिटर पता लगा सकता है। अब हम आते हैं डिस्क्लोजर पे। डिस्क्लोजर एज पर द कंपनीज एक्ट शेड्यूल 3 होना चाहिए। सबसे पहले प्रोविजंस की अगर मैं बात करूं तो प्रोविजंस को दो पार्ट में बांटा जाता है, एक लॉन्ग टर्म प्रोविजन और एक शॉर्ट टर्म प्रोविजन। लॉन्ग टर्म प्रोविजन फर्दर क्लासिफाई किए जाते हैं, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉइज बेनिफिट एंड अदर्स प्रोविजन लाइक प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एंड एक्सेट्रा, ये सब जितने अदर प्रोविजन है, बाकी सारे के सारे प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड, प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी फंड, ये सब। फिर शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में अगेन प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट और अदर्स। फिर कंटिजेंट लायबिलिटी के अंदर आते हैं। कंटिजेंट लायबिलिटी का क्लासिफिकेशन कैसे होता है, पहला क्लेम जो कंपनी के अगेंस्ट हो चुके हैं बट अभी मैं डेट के रूप में उनका एक्नॉलेज नहीं कर सकता क्योंकि अभी तक चल रहा है मामला। दूसरा गारंटीज जो एंटिटी ने दे रखी है, जहां जहां एंटिटी चौधरी बन के गारंटियां दे के आई है। थर्ड, अदर मनी फॉर विच द कंपनी इज कंटिजेंटली लायबल, मतलब कोई भी और ऐसा अमाउंट जहां पर कंपनी की लायबिलिटी अराइज हो सकती है फ्यूचर में चलकर, एंड अगेन इसे वारंटी ले सकते हो। फिर कमिटमेंट शेल बी क्लासिफाइड एज, हाँ जी, कमिटमेंट शेल बी क्लासिफाइड एज कंटिजेंट लायबिलिटी एंड कमिटमेंट। कमिटमेंट मतलब जो आपने वादे किए हुए हैं। फिर कमिटमेंट शेल बी क्लासिफाइड एज एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट रिमेनिंग टू बी एग्जीक्यूटेड। ये कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में होता है कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए अभी आपने एक सर्टेन पोर्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट निभा दिया हो और एक सर्टेन पोर्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अभी आपने तो वो जो आपने वादा नहीं निभाया है, जो वादा किया था, तो उसे क्या कहते हैं, अमाउंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट रिमेन्स टू बी एग्जीक्यूटेड। ये नॉर्मली उन क्लाइंट्स के लिए होता है जो कि कंस्ट्रक्शन वगैरह में लगे होते हैं ना, तो कंस्ट्रक्शन वगैरह में लगे हुए क्लाइंट्स को अपना एक परफॉर्मेंस का वादा करना पड़ता है कि हम ये सड़क 1 साल में बना देंगे, परंतु अगर 1 साल में ना बनाए तो फिर उसके लिए उन्हें ये सर्टेन अमाउंट देना होता है कि आप ये जब्त कर लेना ये अमाउंट, और अगर मतलब कुछ ज्यादा पोर्शन बना गया तो उसमें से प्रोपोर्शनेटली जब्त कर लेना। तो यानी कि ये एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट रिमेन्स टू बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है। फिर अनकॉल्ड लायबिलिटी ऑन द शेयर्स। अनकॉल्ड लायबिलिटी ऑन द शेयर मतलब जो आपने कंपनियों के शेयर अपने पास रखे हुए और जिन पे अभी अनकॉल्ड कैपिटल है, मतलब अनकॉल्ड कैपिटल है मतलब फ्यूचर में आपसे डिमांड की जा सकती है उन कंपनीज के द्वारा। फिर अदर कमिटमेंट अगर कोई है तो ये कंटिजेंट लायबिलिटी एंड कमिटमेंट का डिस्क्लोजर है। डिस्क्लोजर में कोई छेड़छाड़ नहीं, प्लीज डिस्क्लोजर में कोई छेड़छाड़ नहीं, डिस्क्लोजर सेम रखना। दोबारा बोलता हूं, आइएगा डिस्क्लोजर पे एक बार। प्रोविजंस पे सबसे पहले लॉन्ग टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। लॉन्ग टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉइज बेनिफिट, अदर प्रोविजन। सेम शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, अदर प्रोविजन। फिर कंटिजेंट लायबिलिटी एंड कमिटमेंट में सबसे पहले कंटिजेंट लायबिलिटी को कैसे क्लासिफाई किया जाएगा, क्लेम जो कंपनी के अगेंस्ट अराइज हो चुके हैं बट जिन्हें अभी एक्नॉलेज नहीं किया गया है डेट के रूप में, नॉट एक्नॉलेज एज डेट। फिर गारंटीज जो कंपनियां मार्केट में देके बैठी है। फिर थर्ड, अदर मनी फॉर विद द कंटिजेंट लायबिलिटी, जिसकी कंटिजेंट लायबिलिटी कंपनी की बनती है, बाकी अदर क्लेम लाइक वारंटी वगैरह। फिर कमिटमेंट को क्लासिफाई कैसे किया जाएगा, पहला एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट रिमेन्स टू बी एग्जीक्यूटेड, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो एग्जीक्यूशन जरूरी है पीरियड खत्म होने के बावजूद भी। फिर दूसरा, अनकॉल्ड लायबिलिटी ऑन द शेयर्स, मतलब जो शेयर्स मैं होल्ड करके बैठा हूं जिन पे लायबिलिटी अराइज हो सकती है। और तीसरा, अदर कमिटमेंट्स। फिर उसके बाद एडिशनल डिस्क्लोजर कुछ AS 29 के अकॉर्डिंग आता है, और चाहे प्रोविजन, कंटिजेंट लायबिलिटी एंड कंटिजेंट एसेट्स हों, फॉलोइंग डिस्क्लोजर क्या कौन कौन सा डिस्क्लोजर्स का पालन करना पड़ेगा फॉर ईच क्लास ऑफ द प्रोविजन। फॉर ईच क्लास ऑफ द प्रोविजन एंड एंटिटी शेल डिस्क्लोज, पहला
कितना अमाउंट बिगिनिंग में था, ये AS29 की रिक्वायरमेंट है, कितना अमाउंट बिगिनिंग में था और कितना अमाउंट एंड में था, डिस्क्लोजर है इसलिए ध्यान रखना है। दूसरा, एडिशनल प्रोविजन जो ड्यूरिंग द ईयर किया गया है। तीसरा, अमाउंट जो प्रोविजंस में से यूज कर लिया गया है। और फोर्थ, अनयूज्ड अमाउंट जो कि रिवर्स कर दिया गया क्योंकि उसकी अब जरूरत नहीं है, इस अमाउंट की अब प्रोविजन मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, मतलब इसे रिवर्स कर दिया गया है। तो फिर हर प्रोविजन के लिए ओपनिंग बैलेंस बताना है, ड्यूरिंग द ईयर कितना क्रिएट हुआ ये बताना है, अमाउंट यूज्ड कितना हो चुका है ये बताना है, और फिर जो अनयूज्ड अमाउंट जो कि अब रिवर्स हो चुका है ये बताना है। ठीक है जी, हर प्रोविजन के लिए। फिर एन एंटिटी shall disclose the following for each class of the transaction for each class of the provisions। हाँ जी, तो देखो जी, प्रोविजंस के बारे में ना ये वाला क्लासिफिकेशन तो करना ही है कि ओपनिंग अमाउंट कितना था प्लस ड्यूरिंग द ईयर कितना था प्लस कितना यूज हुआ कितना अनयूज रिवर्स हुआ। उसके बाद प्रोविजन के बारे में एक और क्लासिफिकेशन भी है। An enterprise shall disclose the following for each classes of the provision, a brief description about the nature of the obligation, but I won't recommend इसे, आप मत करो, छोड़ दो इसे। अच्छा, एक और चीज बताना भूल गया, वो क्या, ये याद नहीं कर पाओगे, मुश्किल होगा, जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार भूल जाओगे ऐसे तो। एक और चीज बताना भूल गया, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, वो है ना एक्चुअली का ये, हाँ, जहां एक्चुअली का आया यहां पर ना पूरे का पूरा यहां पर मेंशन SA 500 दैट इज मैनेजमेंट एक्सपर्ट। तो यानी कि एक्चुअली के काम को यूज करने से पहले आप कौन कौन से फैक्टर्स को कंसीडर करोगे, SA 500 में लिखा था, वो एक्सपर्ट की कॉम्पिटेंसी, उसका लेवल ऑफ एक्सपीरियंस, ये सब लिखा था। A to Z सब चिपका देना, मैनेजमेंट एक्सपर्ट वाला टॉपिक सब कुछ चिपका देना ऐसे 500 के रेफरेंस में। तो लेंथ हो गई मैनेज। डिस्क्लोजर में केवल लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म प्रोविजन लिखना और फिर सीधा लायबिलिटीज पे आ जाना, कंटिंजेंट लायबिलिटीज पर। ये कंटिंजेंट लायबिलिटी है, कंटिंजेंट लायबिलिटी, हाँ जी। कंटिंजेंट लायबिलिटी के अंदर क्या शो करोगे, अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट द नेचर ऑफ द लायबिलिटी वेयर एवर प्रैक्टिकेबल, हाँ जी, एन एस्टिमेट ऑफ इट्स फाइनेंशियल इफेक्ट, कितना खर्चा कंपनी के ऊपर आ सकता है, एन इंडिकेशन ऑफ द अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू द आउटफ्लो, मतलब वो खर्चा कब बियर करना पड़ेगा, केस हार गए तो बियर करना पड़ेगा, नहीं आ रहे तो नहीं बियर करना पड़ेगा, एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ रीइंबर्समेंट, मतलब क्या ये खर्चा वापस भी आ सकता है, क्या ये वापस मिल सकता है खर्चा, अगर हम अभी पे करेंगे तो कितना % वापस मिल जाएगा। तो ये सारा कंटिंजेंट लायबिलिटी के रिस्पेक्ट में बताना पड़ेगा। एस्टिमेट्स ऑफ द फाइनेंशियल इफेक्ट, कितना बर्डन हमारे ऊपर आ सकता है, इंडिकेशन ऑफ अनसर्टेनिटी, मतलब किन किन कारणों पे आ सकता है, कौन कौन सी अनसर्टेनिटी है, और क्या ये वापस भी हमें कुछ मिल सकता है इसमें से, या लायबिलिटी में से या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा प्रोविजन फॉर कंटिंजेंट लायबिलिटी एंड प्रोविजंस हुआ। उसके बाद हम आते हैं एडिशनल रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन में बेनामी प्रॉपर्टी। अब ये बेनामी क्या होती है, देखिएगा, बेनामी ये एक्ट एक्चुअल में बनाया गया था 1988 में, और ये राजीव गांधी साहब ने ये एक्ट बनाया था स्पेसिफिकली इंडिया के अंदर। होता क्या था इंडिया के अंदर, अगर आज भी अगर आप पंजाब रीजन में चले जाओ तो पंजाब में NRIs मकान लेके बैठे हुए हैं। अब वो मकान यहाँ पर उनके नौकरों के नाम है, ड्राइवरों के नाम है, मतलब ऐसे इस तरीके से मकान लिए गए हैं, जिसकी वजह से पंजाब में अगर प्रॉपर्टी का रेट देखो तो दिल्ली के रेट को क्रॉस कर जाता है। चंडीगढ़ जैसे एरिया में दिल्ली के रेट से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि पूरा चंडीगढ़ में मतलब NRIs ने मकान खरीद रखे हैं, कहीं अपने दोस्तों के नाम, किसी मामे के नाम, किसी चाचे के नाम। तो इसको देखते हुए देश में एक बेनामी ट्रांजैक्शंस प्रोहिबिशंस एक्ट 1988 बनाया गया। बट ये एक्ट इतना ढीला ढाला था कि लोगों का इसमें डर ही नहीं था, वो जम के बेनामी ट्रांजैक्शंस करते थे। सरकारें भी पॉलिटिकली मजबूर थी। बट 2016 में ये जो भाइयों और बहनों आए, इन्होंने क्या किया, इस एक्ट के पहली बार दांत लगा दिए। अब जब दांत लगाए तो ये एक्ट काटने लग गया, और ये ऐसा काटता है कि बहुत ही खतरनाक एक्ट है आज की डेट में।
अब ये एक्ट लगता कब है? बड़ी सीधी सी बात है कि अगर मेरे पास पैसा है परंतु मैं नहीं चाहता कि मैं अपने नाम से कोई प्रॉपर्टी खरीदूं, तो फिर मैं वो प्रॉपर्टी अपने ड्राइवर के नाम खरीद लेता हूं। तो मैं कौन हूं? बेनिफिशियल ओनर हूं, और मेरा ड्राइवर कौन है? रजिस्टर्ड ओनर है। और ये प्रॉपर्टी क्या है? ये बेनामी प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ये तीन किरदार हैं, एक बेनामी प्रॉपर्टी, एक बेनिफिशियल ओनर और एक रजिस्टर्ड ओनर। मैंने पैसा लगाया, ड्राइवर के नाम प्रॉपर्टी खरीदी, मेरा ड्राइवर रजिस्टर्ड ओनर है मगर सारे बेनिफिट मेरे हैं, तो मैं बेनिफिशियल ओनर हूं और ये ट्रांजैक्शन बेनामी ट्रांजैक्शन होती है। तो फिर अगर मान लीजिए एंटिटी के खिलाफ, आपके क्लाइंट के खिलाफ कोई भी प्रोसीडिंग बेनामी की चल रही है, तो कौन कौन सी चीजों का डिस्क्लोजर होना चाहिए? पहला, कौन सी प्रॉपर्टी है, किस टाइम ये एक्वायर की गई थी, कितना अमाउंट था, बेनिफिशियरी कौन है, एक्चुअल में किसके नाम, एक्चुअल में पैसा किसका लगा हुआ है। फिर अगर ये प्रॉपर्टी बुक्स में आ रही है तो फिर बताइए बैलेंस शीट में कहां पर है, बैलेंस शीट की कौन सी आइटम है ये। बुक्स में नहीं आ रही है तो ये फैक्ट डिस्क्लोज कर दो। आगे, इफ देयर आर प्रोसीडिंग अगेंस्ट द कंपनी अंडर दिस लॉ एज एन अबेटर ऑफ द ट्रांजैक्शन, अबेटर मतलब कंपनी ने भी मदद की इस ट्रांजैक्शन के होने में, और एज द ट्रांसफरर देन द डिटेल शैल बी प्रोवाइडेड। मतलब अगर ये प्रोसीडिंग्स कंपनी के खिलाफ चल रही हैं क्योंकि कंपनी ने इस ट्रांजैक्शन को अबेट किया है, मतलब होने में मदद की है, या फिर एज द ट्रांसफरर, तो उसकी डिटेल दीजिए। फिर नेचर ऑफ द प्रोसीडिंग, स्टेटस ऑफ द सेम एंड द कंपनीज व्यू ऑन द सेम इज बेनामी ट्रांजैक्शन में क्या होगा, क्योंकि लाखों रुपए की पेनल्टी कंपनी के ऊपर लगने वाली है। तो ये होता है हमारा बेनामी प्रॉपर्टीज के अंदर। तो बेनामी प्रॉपर्टीज, अगर एक्ट का नाम ध्यान हो तो ध्यान रख लेना, नहीं तो बेनामीज एक्ट, बिना वैसे वरना लिखना मत, याद रख लो तो अच्छा है। बेनामी ट्रांजैक्शंस प्रोहिबिशंस ब्रैकेट में है एक्ट 1988। तो कंपनी को क्या क्या डिस्क्लोजर करने पड़ेंगे अगर कंपनी के खिलाफ कोई प्रोसीडिंग इनिशिएट हो गई है या फिर पेंडिंग है अगेंस्ट दिस एक्ट, तो डिस्क्लोजर क्या होंगे? बेनामी प्रॉपर्टी की डिटेल, कब एक्वायर की गई थी, अमाउंट ऑफ द प्रॉपर्टी क्या है। तीसरा, बेनिफिशियल ओनर्स की डिटेल बता दीजिए। चौथा, अगर प्रॉपर्टी बुक्स में आ रही है तो रेफरेंस दीजिए बैलेंस शीट में कहां है, अगर बुक्स में नहीं आ रही तो उसका नोट दे दीजिए कि ये नहीं आ रही है। फिर अगर मान लीजिए कोई प्रोसीडिंग्स कंपनी के खिलाफ चल रही हैं तो फिर कंपनी का उस पर व्यू क्या है, और लास्ट पॉइंट अगर याद हो जाए, एफ पॉइंट, तो अच्छी बात है, ना हो तो हर गंगे। अगर मान लीजिए प्रोसीडिंग अगेंस्ट द कंपनी चल रही है एंड कंपनी, क्योंकि कंपनी जो है या तो अबेटर है या फिर कंपनी ट्रांसफरर है उस प्रॉपर्टी की, तो फिर डिटेल दीजिए कंपनी की, मतलब कंपनी की भी डिटेल आपको देनी पड़ेगी, कंपनी ट्रांसफरर है या इसने कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है कंपनी की। चलिए, फिर उसके बाद हम आते हैं रिलेशनशिप विद द स्टॉक ऑफ कंपनी, ये मत कीजिएगा स्टॉक ऑफ कंपनी। फिर उसके बाद हम आते हैं अदर इनकम, मतलब इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, ये सारा का सारा पॉइंट आप खुद बनाएंगे, चाहे अदर इनकम पे आ जाए, इंटरेस्ट इनकम पे आ जाए, सब बना सकते हो, फॉर्मूला वही है, कट ऑफ वगैरह ये सब ध्यान से, मतलब जो हमने पढ़ा है बस वही, ये याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको। ये देखो वही अकरेंस वगैरह वाले पॉइंट है, कुछ भी याद नहीं करना है इसमें से प्लीज। इसमें डिस्क्लोजर भी कुछ खास नहीं है, मतलब अदर इनकम में आती है इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, नेट गेन, अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम। केवल डिस्क्लोजर एक बार देख लेना कि अदर इनकम का डिस्क्लोजर क्या है, बाकी सब अपने आप लिखना है क्योंकि इसके आने के चांसेस इस पॉइंट के सबसे ज्यादा कम होंगे। उसके बाद डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, हाँ जी, मैंने डिफरेंस वैसे तो बताया है, डेप्रिसिएशन क्या होता है और अमोर्टाइजेशन क्या होता है, वैसे तो डिफरेंस बताया है। चलिए हाँ जी, ऑडिटर नीड टू कंसीडर द फॉलोइंग व्हाइल वेरीफाइंग द डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। सबसे पहली बात, अंडरस्टैंड करो एंटिटी की अकाउंटिंग पॉलिसीज रिलेटिंग टू डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन पे लिखना वैसे मुश्किल तो नहीं होगा, यही जिस डेप्रिसिएशन, जिस एसेट पे चार्ज की गई है डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन प्रॉपर है, वैल्यूएशन। करंट ईयर की डेप्रिसिएशन का अमाउंट ही आ रहा है कट ऑफ के अंदर। एक्सपेंसेस है तो एक्सपेंसेस वाली आइटम मेंशन करनी पड़ेंगी सारी की सारी, ठीक है, लिख सकते हैं।
एसेट ऑन विद द डेप्रिसिएशन हैज बीन चार्ज एक्चुअली एग्जिस्ट, मतलब ये सब कुछ लिख सकते हैं, मुश्किल नहीं होगा। फिर भी स्पेसिफिक पॉइंट मार्क करवा लेता हूं, जितने ज्यादा स्पेसिफिक पॉइंट ध्यान रह पाए उतना ज्यादा अच्छा है। हाँ जी, ऑब्टेन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटीज अकाउंटिंग पॉलिसीज रिलेटिंग टू डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन। अंडरस्टैंडिंग ले लेना, कंपनी की क्या पॉलिसी है, एसएलएम है, डब्ल्यूडीवी है, क्या है। कंपनी की पॉलिसी जो भी हो ऐसी तैसी कराओ, मगर वो एज पर द कंपनीज एक्ट या एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होनी चाहिए। ये बातें तुम्हें समझाने की जरूरत है क्या? आगे, अकाउंटिंग पॉलिसी जो भी हो वो कंसिस्टेंटली अप्लाइड की गई हो। आगे, अगर कोई चेंज किया गया है तो प्रायर पीरियड आइटम्स के नाम से एडजस्टमेंट प्रॉपर्ली कैरी हो। क्या कोई नई चीज मैं बता रहा हूं? आगे, क्या डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन चार्जेस आर वैलिड, मतलब सही में एसेट एग्जिस्ट करती है? क्या उनकी कैलकुलेशन एक्यूरेट है? क्या सारे के सारे डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन को रिकॉर्ड किया गया है, कुछ छूटा तो नहीं है? बताओ जी। अमोर्टाइजेशन इंटेंजिबल पे होता है, डेप्रिसिएशन टेंजिबल पे होता है, इतना ध्यान रखना। बस वैसे तो आपने कर लिया, अब यहीं के यहीं इसी चीज को डिटेल में लिखा गया है, करने की जरूरत नहीं है, इस चीज को करने की जरूरत नहीं है। वो जो ऊपर पॉइंट लिखे ना, बस उसका ध्यान रखना। डिस्क्लोजर पॉइंट पढ़ लेना, बस डिस्क्लोजर देख लेना। डिस्क्लोजर में क्या होना चाहिए? बैलेंस शीट के अंदर डिस्क्लोजर होना चाहिए, एसएलएम है या डब्ल्यूडीवी है। लाइफ ऑफ एसेट एज पर शेड्यूल 2 ऑफ द कंपनी एक्ट, डेप्रिसिएशन शेड्यूल 2 के अनुसार लगते हैं तो यूजफुल लाइफ डिस्क्लोजर में जरूर शो कर देना। रेजिड्यू वैल्यू ऑफ द एसेट्स जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो कितनी होगी, एंड डेप्रिसिएशन का मेथड आपने कौन सा यूज किया है, ये डिस्क्लोजर में जरूर लिख देना। लो जी, उसके बाद आता है अदर एक्सपेंसेस, रेंटल एक्सपेंसेस, पावर्स एंड फ्यूल्स। नहीं याद करना प्लीज, ये अपने आप बनाना है, इतना नहीं याद कर पाओगे, पॉसिबल ही नहीं हो सकता किसी के लिए भी, मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं होगा कि मैं अपना तेल निकलवा के कहूं मैं याद कर लूंगा, तो नहीं पॉसिबल इतना कुछ याद करना। तो इसलिए ये तो ट्रिक में नहीं बढ़ जाएंगे, क्यों? क्योंकि इनके आने की संभावना सबसे ज्यादा कम है। चलिए, सीएसआर से रिलेटेड आ सकता है। सीएसआर क्या होता है अगर मैं आपसे पूछूं तो सेक्शन 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट में आता है। तो सीएसआर की एक कैलकुलेशन शो होती है, कितने 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द प्रीसीडिंग 3 इयर्स सीएसआर पे खर्चा करना पड़ता है। सीएसआर केवल उन्हीं कंपनीज के ऊपर अप्लाई होता है जो कंपनीज गवर्न होती हैं बाय द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 135। ये सारा कुछ आपने सीएसआर में पढ़ा हुआ है। और भी वैसे तो बहुत कुछ है कि जो अनस्पेंट अमाउंट है सीएसआर का, उसको कहां ट्रांसफर करना पड़ता है, विद इन 6 मंथ के अंदर उसे अनस्पेंट अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ता है, जो कि शेड्यूल 7 के अनुसार बनाया जाता है। जो एक्सेस अमाउंट है वो अगले 3 साल में यूटिलाइज हो जाना चाहिए। ये बहुत कुछ है, मगर यहाँ पर इतना कुछ डिटेल में नहीं है। यहाँ पे छोटा छोटा सा ये ऑडिट के अंदर आपका कैसे अमाउंट कितना रिक्वायर्ड टू बी स्पेंड है जरा देख लेना। सीएसआर पे अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर कितना इनकर्ड हुआ, कितना शॉर्टफॉल है, मतलब कितना अमाउंट स्पेंड नहीं कर पाए, फिर टोटल ऑफ द प्रीवियस ईयर शॉर्टफॉल, रीजन फॉर शॉर्टफॉल, नेचर ऑफ सीएसआर एक्टिविटी, पॉवर्टी में कर रहे हो कंट्रोल या कहां कर रहे हो, डिटेल ऑफ द रिलेटेड पार्टीज ट्रांजैक्शंस। फॉर एग्जांपल, आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हो उस ट्रस्ट में जो कि आपके ही डायरेक्टर्स वगैरह कंट्रोल करते हैं, in relation to as per the relevant accounting standard, मतलब details of the related party transactions, for example contribution to a trust controlled by the company in relation to a CS expenditure as per the relevant accounting standard। एक काम करना ना, बस इसके आगे मत लिखना, जो याद ना कर पाओ उसको क्या याद करवाना, बस। where a provision is made with respect to a liability incurred by entering into a contractual obligation, मतलब CSR में अगर आपने कोई contractual obligation incur कर लिया कि हम इतना amount spend करेंगे ही करेंगे, तो फिर the movement in the provision during the year should be shown separately, मतलब जो during the year provision किया है आपने इस liability के लिए उसको separately show करना। I don't think so कि आप इस amount को भी recall कर पाओगे या नहीं, बट फिलहाल 5-6 हो गए, बस काफी है।
मैं दोबारा बोल देता हूं ये पॉइंट। अगर मान लीजिए आपने CSR के लिए, लायबिलिटी के लिए कोई वादा कर दिया है कि हाँ जी हम वृद्धाश्रम बनाने में दान देंगे, तो फिर अब बताइए उसके लिए आपने कोई प्रोविजन दिया होगा, तो वो प्रोविजन शो कर देना कि आपने कितना प्रोविजन ड्यूरिंग द ईयर किया है उस लायबिलिटी के लिए। बेनामी ऑलरेडी हम कर चुके हैं। क्रिप्टो करेंसी, हाँ जी लास्ट पॉइंट है क्रिप्टो करेंसी। अच्छा क्रिप्टो होती क्या है? आप जानते हैं एक तरीके की वर्चुअल करेंसी होती है ये। वर्चुअल करेंसी बोले तो वर्चुअल करेंसी मतलब जो अपने आप में एग्जिस्ट नहीं करती बट फिर भी है। अच्छा ये कैसे है? ये एक तरीके की ऑल्टरनेट करेंसी है जो वर्ल्ड जिसकी तरफ गया, मतलब जैसे आप अगर कहें कि किसी क्रिप्टो का नाम बताइए सबसे बड़ी, तो आपको ध्यान होगा बिटकॉइंस। तो फिर अब कई कंपनियां क्या करती हैं, अपनी अपनी आज की डेट में क्रिप्टो जनरेट करने में लगी हुई हैं। विदेशी कंपनियां कई कई क्रिप्टो जनरेट करने में लगी हुई हैं, कई कई डूबती भी जाती हैं। और स्टॉक एक्सचेंज जो इनकी क्रिप्टो एक्सचेंज है वो आप डेली बेसिस पे सुनते रहते होंगे, कभी कोई डूब रहे कभी कोई डूब रही है। रीजन क्या है? क्योंकि इनको रेगुलेट करने वाला कोई है ही नहीं। कुछ देश प्रोहिबिट करते हैं, कुछ देश अलाउ करते हैं दुबई जैसे, और कुछ देश इनके ऊपर स्ट्रिक्ट लॉ लगा देते हैं इंडिया जैसे। कुछ देशों में सख्त मना होती है। तो इसलिए क्रिप्टो अभी तक वो चीज है जो कि इंसानी समाज को पूरी तरह से समझ नहीं आई कि इसको कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे लेके चलना है। यूट्यूब पे आपको बहुत बड़े बड़े महारथी मिल जाएंगे मगर वो सब डुबा के बैठे हुए हैं पैसा। कुछ ऐसे भी हैं जिनकी किस्मत खुल गई है इसमें पैसा लगा के और करोड़ों अरबों रुपए कमा चुके हैं। बट फिलहाल हमारा यहाँ औचित्य कुछ और है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे रेगुलराइज कर दिया है, तो इसलिए इसे ऑडिट में डालना जरूरी है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं, 30% के टैक्सेशन ब्रैकेट में आते हैं, तो फिर तो देखिएगा पहला जो आपको कौन कौन सी चीजों को डिस्क्लोज करना है, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन द ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग द क्रिप्टो और वर्चुअल करेंसी, क्योंकि उसके ऊपर टैक्स पे करना है 30% का। फिर अमाउंट ऑफ द करेंसी जो आप हेल्ड करते हैं बैलेंस शीट डेट पर। फिर डिपॉजिट और एडवांसेस फ्रॉम एनी पर्सन, अगर आपने और लोगों से पैसा उठाया हुआ है और उनका पैसा उठाकर इन्वेस्ट किया हुआ है क्रिप्टो करेंसी में, तो जरा ये अमाउंट भी हमें डिस्क्लोज कर दीजिए कि लोगों से उठा उठा के आपने कितना डिस्क्लोज किया और कितना इन्वेस्ट किया हुआ है। तो ये आपका हुआ पूरे का पूरा क्रिप्टो करेंसी, और ये आपका पूरे का पूरा हुआ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो अगेन दोबारा कहूंगा, ध्यान रखिएगा, सबसे पहली प्रायोरिटी आप देंगे जो हमने पहले दो पढ़े, एसेट और लायबिलिटी, मतलब एम्प्लॉइज बेनिफिट वाला और इन्वेंट्री वाला, उसके अंदर जो हमने पॉइंट समझे अपने आप बनाने की कोशिश करेंगे। फिर जो मैंने और स्पेसिफिक पॉइंट हर हेडिंग के बताए हैं, उनमें से जितने हेडिंग्स आप लिख पाएंगे, जितना ज्यादा आप लिख पाएंगे उतना ज्यादा बेनिफिट आपको वहां पर हो जाएगा। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।